वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। अशोक से प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने निर्मला राजपूत से शादी कर ली है तो मेरे अंदर का लालच बाहर निकलने लगा। फिर मैं इसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ने लगी और इससे ये लगता है कि वह दोनों बच्चे इसके हैं, लेकिन वह दोनों बच्चे मेरे असली पति के थे जिससे मैं आज भी टच में हूँ। और हम दोनों नहीं अशोक को फंसाया था प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन निर्मला तो कुछ छोड़कर नहीं गई। लेकिन निर्मला के मरने के बाद इसके बाप ने इसको अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दे दी, इसलिए मैं इसको छोड़कर नहीं गई। लेकिन मैं आज भी उसके साथ। तभी अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है। आल अक्षय, अशोक मेहरा, तूने मेरी माँ को धोखा दिया इस औरत के लिए। इस औरत ने तुझे धोखा दिया किसी और के लिए। क्या बात है, मतलब तेरे साथ तो खुद धोखा हुआ है। सच में आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला तुम दोनों की सच्चाई जानकर। अब मैं तुम दोनों जिंदगी मौत से पत्थर बना दूंगा। तुम रोज की मूवमेंट करता था, तुम दोनों के मरने से एक दूसरे के साथ टाइम बता देते हुए मेरी माँ को अपने सामने बिठाकर। अब तुम देखो, मैं तुम दोनों के साथ इससे भी बड़ा करूंगा। आल अक्षय वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ बात के चला जाता है। वही थोड़ी देर में उसे कमरे से चिल्लाने की आवाज से आने लगती है, जैसे पड़ता वहां सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता। अक्षय उसे हल मैंशन से निकलकर राजपूत मैंशन चला जाता है। जब वह राजपूत मैंशन पहुंचता है तो देखा है अनिका सोफे पर बैठी अक्षय की आने का इंतजार कर रही थी। जब अक्षय हॉल में आता है तो अनिका उसके सामने जाकर हाथ बांधकर खड़ी हो जाती और कहती है, कहाँ गए थे? अक्षय, मैं कहाँ जाऊंगा, ऑफिस गया था, एक जरूरी काम था। आप ऑफिस में नहीं थे क्योंकि मैं आपके ऑफिस गई थी। यह मत कहना आप आश्रम गए थे, क्योंकि मैं आश्रम भी गई थी, आप वहां नहीं थे। मुझे वहां सिर्फ अर्शी मिली सबके साथ खेलती हुई। तो अब आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ गए थे? अक्षय इधर उधर देखने लग जाता है। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, आप मुझे सच भी बता सकते हैं ना, इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अक्षय, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ अनिका, मैं किसी जरूरी काम से गया था। वह क्या काम था मैं तुम्हें बात नहीं सकता, क्योंकि वह सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अनिका एक नज़र अक्षय को देखते हैं और कहती है, ठीक है, नहीं बताना चाहते मत बताइए, जब मन हो तब बताना। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, मुझे आने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। तो क्या आप अर्शी का ख्याल रख सकते हो या मैं अर्शी को अपने साथ लेकर जाऊँ? अक्षय एक नज़र अनिका को देखा है और कहता है, नाराज हो अनिका? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से आउट ऑफ कंट्री जाना है, इसीलिए मैं आपका वेट कर रही थी। मैं आपके ऑफिस भी गई, आश्रम भी गई, लेकिन आप नहीं थे। साइट पर गया था जिसके बारे में अभी मैं किसी को नहीं बताया है, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत है, कब कौन क्या कर जाएगा नहीं सकते। अनिका, मैं अर्शी को अपने साथ ले जाऊं? अक्षय, नहीं, अर्शी को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे अपने साथ ऑफिस ले जाया करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तुम जानती हो ना, वह ट्रैवल नहीं कर पाती है, अभी वह छोटी है बहुत। अनिका, ठीक है, नहीं ले जाती मैं उसको, आप ऐसा करो, उसकी देखभाल के लिए किसी को रख लो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। अक्षय अनिका को खुद के करीब करके कहता है, नहीं अनिका, मैं उसे खुद किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जब मैं मीटिंग में जाता हूं तो तुम उसे संभाल लेती हो ना, ऐसी तुम्हारी मीटिंग में जाने पर मैं उसे संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिका ओके कहकर अक्षय के करीब आती है और उसकी गाल पर एक किस करके कहती है, मैं चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगी, आप फिक्र मत करना, ठीक है? अक्षय, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा असिस्टेंट आ रहा है साथ में, आप यहां पर रहो, अर्शी का ख्याल रखो। एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अनिका को देख रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसका मन बहुत ही बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना जिससे दूर जा रहा है। वह नहीं चाहता था लेकिन उसे छोड़कर जाए, लेकिन अनिका को रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि बिजनेस वूमेन बना अनिका का सपना था, वह उसके सपने के बीच में नहीं आना चाहता था। अनिका को गए हुए एक हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन अनिका अभी तक वापस नहीं आई थी और नहीं अनिका की कोई खबर थी। 2 हफ्ते में एक बार भी अक्षय और अर्शी की बात अनिका से नहीं हुई थी, क्योंकि अनिका का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अक्षय ने अनिका को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अनिका का बाजूद इस दुनिया से गायब हो गया हो। अक्षय को कोई खबर नहीं मिल रही थी। अक्षय परेशान हो चुका था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह भी जाएगा जहाँ का मीटिंग कब बोलकर गई थी। क्या हुआ उसके साथ? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं, या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? यही सब सोते हुए अक्षय अपने ऑफिस में चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि उसे अब अनिका की चिंता हो रही थी।
राजपूत मेंशन जाकर अर्शी को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अक्षय ने पता कर लिया था क्या अनिका कहाँ गई थी, इसलिए वह भी वहां के लिए निकल जाता है। जब अक्षय इंग्लैंड पहुंचता है तो उसकी बॉडीगार्ड उसके लिए पहले से ही तैयार थे। अक्षय एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठकर सीधा होटल के लिए चला जाता है। होटल पहुंचकर वह अनिका के लास्ट लोकेशन पता करने के लिए बोलता है। अनिका का लास्ट लोकेशन राजपूत मेंशन ही दिख रहा था। उसके बाद अनिका का फोन स्विच ऑफ ही था। अक्षय ने अनिका के आसपास रहने वाले सब लोगों की डिटेल्स निकलवाई थी। सब लोग क्लियर थे सिर्फ अनिका का असिस्टेंट को छोड़कर, क्योंकि अनिका का पुराना असिस्टेंट अचानक से ही कहीं गायब हो गया। उसके बाद नया असिस्टेंट आया और उसकी कोई भी डिटेल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डिटेल्स को बहुत अच्छे से हाइड किया गया था। अक्षय परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अक्षय अपने एक जो सीबीआई में था उसे कांटेक्ट करता है और सब कुछ बताता है। अब सीबीआई की टीम भी इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। 20 दिन हो गए थे अनिका को गायब हुए। सीबीआई की टीम में अनिका के असिस्टेंट के बारे में पता लगाया तो वह एक आतंकवादी संगठन का मेंबर था। वह अनिका के पास क्यों आया, वह अनिका को लेकर कहां गया, ऐसे ही सारे सवाल अक्षय के जहां में आ रहे थे। अक्षय ने अपने दोस्त की तरह देखकर कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अनिका को इंग्लैंड लाने की जगह पाकिस्तान लेकर गया हो। ऐसा हो सकता है कि उसकी कुछ डिमांड हो जो वह पूरी करवाना चाहता है, जिसके बारे में हम में से किसी को जानकारी नहीं है। अक्षय ने भारत सरकार से भी बात की। सब अनिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनिका तो ऐसे गायब हुई थी जैसे उसका कोई वजूद इस दुनिया में मौजूद नहीं था। वहीं अक्षय भी परेशान हो रहा था, उसका दिल दर्द की वजह से बैठ जा रहा था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अनिका को अकेले जाने दिया, क्यों वह उसके साथ नहीं गया। यही सब बातें अक्षय के दिमाग में चल रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अक्षय हर मुमकिन कोशिश कर रहा था अनिका को ढूंढने की, लेकिन अनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक से अक्षय के दिमाग में समय का ख्याल आता है कि उस समय ने अनिका का किडनैप नहीं किया। अक्षय तुरंत इंग्लैंड से इंडिया के लिए निकल जाता है। 14 घंटे की फ्लाइट के बाद अक्षय मुंबई पहुंचता है और मुंबई से सीधी फ्लाइट राजस्थान के लिए लेता है। जब अक्षय राजस्थान पहुंचता है तो गुस्से में पगलाया हुआ था वह क्रांति वहां से राणा महल की तरफ चला जाता है। जब अक्षय राणा महल पहुंचता है तो देखा है सब लोग डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। अक्षय वह सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर राणा बताइए मुझे अनिका कहां पर है। सूर्यांश है रानी से अक्षय की तरफ देखा है तो अच्छा कहता, देखिए कि कंफ्यूजन लोग मुझे मत दीजिए, आप मुझे सच सच बताइए मेरी बीवी कहां पर है, क्योंकि आपका भाई को बहुत कोशिश की थी उससे मुझसे दूर करने की, जब नहीं कर पाया तो उसे किडनैप कर लिया। समय ने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए मिस्टर राणा, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और आप मेरे गुस्से को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैं आज आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए अनिका कहां है, समय उसे कहां लेकर गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर अनिका के गायब होने से किसी को फायदा है तो वह सिर्फ और सिर्फ समय है। अगर आपको नहीं पता, अगर मुझे पता चल गया और इन सब में समय का हाथ निकला, इस क्वाय में उसे चांद से मार दूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरी घर की इज्जत पर, मेरी बीवी पर हाथ डाले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। केतकी राणा जी बीवी के ऊपर तुम इतना उछल रहे हो ना मिस्टर राजपूत, वह बीवी समय की भी रह चुकी है। आज जो वह तुम्हारे साथ कर रही है ना समय उसके साथ कर चुका है, सब कुछ हो चुका है उन दोनों के बीच में, तो अब तुम्हें किस चीज का डर है। अक्षय चीखते हुए कहता है, अपनी जबान को लगाम दीजिए मैसेज राणा, क्योंकि उसे वक्त समय और अनिका के बीच जो भी था वह उनका पर्सनल मैटर था, उसे वक्त में अनिका की जिंदगी में नहीं था। आज अनिका मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है और मैं ऐसा कोई भी बेहुदा इल्जाम अपनी बीवी पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे वह दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और अब जब 25 दिन से दोनों गायब है तो तुम समझदार हो ना खुद ही। अक्षय सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर राणा अपने घर की औरतों को पहले तो तमीज तहजीब और बोलने के मैनर्स सिखाए कि दूसरी औरत के बारे में कैसे बात की जाती है, क्योंकि अगर मैं मैनर्स सिखाने पर आया ना तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ इस दुनिया में, लेकिन अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि वह मेरी है, मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है, सब कुछ है। वह मरते मर जाएगी लेकिन समय को खुद को हाथ नहीं लगाने देगी। केतकी की अगर फिर भी समय और उनके बीच कुछ हो गया तो फिर तो तुम उसे तलाक दे ही दोगे ना, उसके बाद तो वह हमेशा के लिए समय की हो जाएगी। श्रीमती राणा, शायद आपके घर में ये सब कुछ होता होगा कि पहली बीवी के होते हुए अब दूसरी शादी कर सकते हैं या बीवी को धोखा देकर दूसरी औरत ला सकते हैं, लेकिन मेरे खानदान में यह नहीं होता। मेरे खानदान में शादी भी एक बार होती है, प्यार भी एक बार होता है, बच्चे भी एक ही बार होते हैं, और मेरा सब कुछ मेरी बीवी के साथ हो चुका है। तो आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, और बाय चांस अगर उससे गलती हो भी जाती है तब भी मैं उससे माफ कर दूंगा, क्योंकि चाहे वह गलती करे, चाहे वह कौन करे, चाहे वह किसी का मर्डर करे, कुछ भी करे, लेकिन वह रहेगी हमेशा। मैसेज अनिका, अक्षय राजपूत ही।
मेरी एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरी बीवी की किडनैपिंग में आपके बेटे का हाथ निकला तो आप भूल जाना कि समय नाम का आपका कोई बेटा भी था, क्योंकि मैं उससे चिंता नहीं छोड़ूंगा। और आप लोग मेरे गुस्से को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग ना जानते हो तो पता कर लेना ये यार कौन है और कैसा है, क्योंकि अक्षय राजपूत तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। गलतियों को माफ कर देता है लेकिन AR गलतियों को माफ नहीं करता, ऑन द स्पॉट एक्शन लेता है। इसलिए सोच समझ कर करना जो करना है, क्योंकि समय को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर 1% भी हाथ उसका इसमें निकला तो आल अक्षय वहां से गुस्से में निकल जाता है। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था वह अनिका को कहां ढूंढे, क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था चारों तरफ अंधेरा है और वह उसे अंधेरे में फंस चुका है। तभी अक्षय के दिमाग में अशोक मेहरा का नाम गूंजता है। वह तुरंत वहां से मुंबई के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर कहीं इंसान में अशोक मेहरा या उसके बेटे का हाथ हुआ, अब तक उसकी बीवी के साथ जाने क्या हो चुका होगा। उसका दिल दर्द से भर जाता है और जब वह मुंबई पहुंचकर अपने हिल मिशन जाता है तो देखा है अशोक मेहरा की मौत तो 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। वह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाए और कामिनी मेहरा ने खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि वह ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। अब बचा सिर्फ एक अशोक मेहरा और कामिनी मेहरा का बेटा सचिन मेहरा। क्या इन सब में उसका हाथ हो सकता है? 1 महीना हो चुका था लेकिन अभी तक अक्षय को अनिका की कोई खबर नहीं मिली थी। अक्षय दर दर की ठोकरें खा रहा था अनिका को ढूंढने के लिए, लेकिन अनिका का कोई भी सुराग से नहीं मिला था। समय भी अपनी कंपनी में था। अक्षय ने हर एक डिटेल्स पता करवा ली थी। समय इस टाइम इतना बिजी था कि उसके पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था। तो फिर वह इंसान कौन था जिसने अनिका को गायब किया? कहाँ गई है अनिका? क्या हुआ उसके साथ? कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षय अर्शी को संभाल कर परेशान हो चुका था, क्योंकि वह थी तो 2 साल की बच्ची ही, उसे भी अपनी माँ की जरूरत थी। 1 महीने से वह बच्ची अपने माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी माँ कहाँ थी, कैसी थी, क्या हुआ उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता था। सब लोग परेशान थे। सूर्यांश राणा ने भी अपने आदमी अनिका को ढूंढने के लिए लगा रखे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि अनिका कहाँ है, कहाँ गई है अनिका, किसने किया अनिका का किडनैप, क्या निकाल जिंदा भी है जानने के लिए अक्षय वहां से गुस्से में निकल जाता है। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था वह अनिका को कहां ढूंढे, क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था चारों तरफ अंधेरा है और वह उसे अंधेरे में फंस चुका है। तभी अक्षय के दिमाग में अशोक मेहरा का नाम गूंजता है। वह तुरंत वहां से मुंबई के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर कहीं इंसान में अशोक मेहरा या उसके बेटे का हाथ हुआ, अब तक उसकी बीवी के साथ जाने क्या हो चुका होगा। उसका दिल दर्द से भर जाता है और जब वह मुंबई पहुंचकर अपने हिल मिशन जाता है तो देखा है अशोक मेहरा की मौत तो 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। वह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाए और कामिनी मेहरा ने खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि वह ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। अब बचा सिर्फ एक अशोक मेहरा और कामिनी मेहरा का बेटा सचिन मेहरा। क्या इन सब में उसका हाथ हो सकता है? 1 महीना हो चुका था लेकिन अभी तक अक्षय को अनिका की कोई खबर नहीं मिली थी। अक्षय दर दर की ठोकरें खा रहा था अनिका को ढूंढने के लिए, लेकिन अनिका का कोई भी सुराग से नहीं मिला था। समय भी अपनी कंपनी में था। अक्षय ने हर एक डिटेल्स पता करवा ली थी। समय इस टाइम इतना बिजी था कि उसके पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था। तो फिर वह इंसान कौन था जिसने अनिका को गायब किया? कहाँ गई है अनिका? क्या हुआ उसके साथ? कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षय अर्शी को संभाल कर परेशान हो चुका था, क्योंकि वह थी तो 2 साल की बच्ची ही, उसे भी अपनी माँ की जरूरत थी। 1 महीने से वह बच्ची अपने माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी माँ कहाँ थी, कैसी थी, क्या हुआ उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता था। सब लोग परेशान थे। सूर्यांश राणा ने भी अपने आदमी अनिका को ढूंढने के लिए लगा रखे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि अनिका कहाँ है। वही एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को बंद कर रखा गया था। उसे कमरे में हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसे लड़की को बेड से बंद कर रखा था। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंद हुए थे, दोनों पैर नीचे की तरफ। उससे लड़की की हालत ठीक थी, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी और उसकी आंखों का खालीपन उसके दर्द को बयां कर रहा था। तभी कमरे को गेट को खोलकर एक आदमी अंदर आता है। अनिका के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, मान जाओ ना मेरी बात, क्यों खुद को इतना टॉर्चर कर रही हो? कर लो ना मुझसे शादी और मेरी दुनिया में मगन हो जाओ। हमेशा के लिए भूल जाओ सब कुछ, अपने पति को सब कुछ भूल कर मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें समय की तरह धोखा दूंगा। अनिका अपने सामने खड़े लड़के की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। सुना तुमने, मैं अक्षय को छोड़कर किसी और के पास कभी नहीं जाऊंगी। तुम मुझे चाहे जितना टॉर्चर कर लो, लेकिन तुम मेरी अंदर की हिम्मत को नहीं तोड़ सकती। मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं, समझे तुम? और अगर इतनी ही तुम्हें मेरी हिम्मत देखनी है तो एक बार मेरे हाथ खोल कर देखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ अनिका राजपूत कौन है।
वह लड़का हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है जो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं और तुम यहाँ से भाग जाओ। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करती तब तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अनिका गुस्से में उसे लड़के की तरफ देखती और कहती है, राहुल बहुत पछताओगे, तुम बता रही हूँ मैं तुम्हें। जानते हो, एक वक्त था जब मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती थी। एक वक्त था जब तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ने को तैयार थी, लेकिन तुमने तो दोस्ती तक नहीं निभाई। मंगेतर होने का फर्ज तो बहुत दूर की बात थी। तुम्हें मुक्ति में ज्यादा खूबसूरती लगी, तुम उसके पास चले गए। वह तुम्हें शादी से पहले सब कुछ दे रही थी, इसलिए तुम उसके हो गए। अनिका, तो अब फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे शांति से मेरी जिंदगी नहीं जीने दे रही? राहुल, मैं तुम्हें शांति से तुम्हारी जिंदगी जीने दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर चले जाएंगे। तुम नहीं जानती, तुम पर पिछले 1 साल से नजर रखे हुए था मैं। तुम्हारे पाल पाल की खबर थी मुझे, तुम कब कहाँ किस वक्त चाहती हो सब कुछ पता था मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें राजपूत मेंशन से यहाँ लाना बहुत आसान था? मेरे लिए नहीं, बहुत मुश्किल था। 1 साल की प्लानिंग थी और इस 1 साल में मैं हर वक्त तुम पर नजर रखी है। तुम्हें क्या लगता है इतनी प्लानिंग के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सो आई एम सो सॉरी बेबी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अनिका, जानते हो राहुल, ना तो तुम कभी एक अच्छे दोस्त थे, ना फिर तुम एक अच्छे हमसफर बन पाए, और आज तो तुमने इंसानियत को बीमार दिया। तुम किसी की पत्नी को, किसी की माँ को यहाँ किडनैप करके रखे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा नहीं है, तुम मुझसे नहीं मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो एक के इंडस्ट्रीज दुनिया की नंबर 2 कंपनी है और तुम्हें सिर्फ उसे पर अपना आधिपत्य जमाना है और कुछ नहीं। तुम पहले भी प्रॉपर्टी के लालच में मुक्ति के पास गए थे और आज प्रॉपर्टी की लालच में मेरे पास आए हो। अनिका, राहुल आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगी और ना ही मैं कभी भी अक्षय को बताऊंगी कि मेरा किडनैप किसने किया था। बस खुद को सुधार लो और कोई अच्छा सा लड़की देखकर उससे शादी कर लो, क्योंकि अन्यका हमेशा हमेशा के लिए अक्षय की हो चुकी है। राहुल, जैसे तुम समय को छोड़कर अक्षय से शादी की, वैसे हाय अक्षय को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अनिका, समय ने मुझे धोखा दिया था, उससे वक्त अक्षय से शादी करने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, समय का मेरे तक आने वाला हर एक रास्ता बंद कर देना। क्योंकि भले ही मैं समय से नफरत नहीं करती, पर लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है। जिस दिन उसने मुझे छोड़कर मुक्ति को चुना था ना, उसी दिन मेरे अंदर की मोहब्बत मर गई थी। हाँ, ये सच है कि समय मेरी पहली मोहब्बत है, था और हमेशा रहेगा, लेकिन अक्षय मेरी आखिरी मोहब्बत है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। वह मेरी अर्शी का डैडी है और उसे छोड़कर मैं कभी तुम जैसे इंसान को नहीं चुनूंगी, समझे? तुम चाहे तो मुझे यहाँ जान से ही क्यों ना मार दो। अनिका ने राहुल को अपनी बातों में लगा लिया था और चुपके से उसने जो हाथ खोल लिया था उससे राहुल के जेब में से उसने फोन निकाल लिया था और राहुल को ये पता भी नहीं चला था। वही राहुल अनिका से बहस करके थक चुका था, क्योंकि उनके समझने को तैयारी नहीं थी, इसलिए वह गुस्से में कैमरे से बाहर चला जाता है और कमरे को लॉक कर लेता है। अनिका जो हाथ खोल चुकी थी उसे वह अपना पर खोलते हैं, दूसरे हाथ को खोलकर दूसरा पर भी खोलती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है और गेट की तरफ देखकर कहती है, 1 महीने से तुमने मुझे कैद कर रखा था, लेकिन तब तक मैं यह नहीं जानती थी इन सब के पीछे तुम हो। लेकिन जब मुझे 1 हफ्ते पहले ये पता चला तो मैं अपने भगाने के लिए सारे रास्ते को लिए हैं। अब तुम देखो राहुल, मैं तुम्हें कैसी मौत देता हूँ। अनिका ने राहुल का जो फोन लिया था उससे ओपन करती है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता था। फिर वह मुक्ति का नाम डालते हैं, नहीं खुलता। तभी उसके दिमाग में कुछ हिंट करता है और वह राहुल की मॉम का नाम डालते हैं और तुरंत ही पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। क्योंकि अनिका जानती थी राहुल अपनी मॉम से कितना प्यार करता है, वह जल्दी से अक्षय का नंबर डायल करती है, लेकिन अक्षय का नंबर बिजी आ रहा था। वह दोबारा डायल करती है तो नंबर लग जाता है, लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं रिसीव करता। एक बार फिर डायल करती है, तभी उधर से कोई कॉल रिसीव करके अपने कानों पर लगता है और उधर से आवाज आती है, कौन? आने का। इस आवाज को 1 महीने बाद सुन रही थी, यह उसके पति की आवाज थी, उसके अक्षय की आवाज। अनिका अक्षय जैसे यानिका अक्षय नाम लेती है, अक्षय मीटिंग में से एकदम उठ के खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ भागते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? मुझे अभी के अभी बैठो। अनिका, पैनिक मत करो अक्षय और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी किडनैपिंग के पीछे राहुल का हाथ है और तुम राहुल के बेयर में सब कुछ जानते हो। और एक बात, मैंने यहाँ का लोकेशन ट्रैक कर दी है। अनिका, उससे लोकेशन पर जल्दी से पहुंच जाओ अक्षय, वरना यह पागल आदमी मुझसे शादी कर लेगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर देगा। और एक बात अक्षय, इसके आदमी हमारे घर में भी मौजूद हैं, तुम्हारे ऑफिस में भी मौजूद हैं और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स में भी मौजूद है। तो पीकर फूल में कॉल रख रही हूँ, ये फोन में साइलेंट पर कर दूंगी, लेकिन हाँ, इसकी लोकेशन और उत्तर दोनों ऑन रहेगा, तो प्लीज जल्दी आओ। उनका को बाहर से कुछ आहट होती है, निकाल फोन को अपनी पीठ के नीचे रखकर जल्दी से बेड पर इस तरह लेट जाती है जैसे पहले लेते थी। उसकी आंखें बंद थी।
राहुल अंदर आता है तो देखा है अनिका की आंखें बंद थी। राहुल पूरे कमरे की तलाशी लेता है लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता। वह अपने नंबर पर कॉल भी करता है लेकिन यहाँ पर जब कोई बेल नहीं बजती है तो वह एक बार अनिका के सिर पर हाथ फेर के कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे को लॉक कर देता है। अनिका एकदम से आंखें खोलकर गेट की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक डेंजरस स्माइल थी जिसका मतलब था राहुल की बर्बादी। अक्षय ने अनिका की सारी बातें सुन ली थी और उसे पता चल चुका था, इसीलिए उसने अपने फ्रेंड बॉडीगार्ड को कुछ कोड बता रखे थे जिसका मतलब सिर्फ उसके ही बॉडीगार्ड शांति थे, बाहर से आया हुआ कोई आदमी नहीं। उसने सारे बॉडीगार्ड, ऑफिस के कर्मचारी और घर के सर्वेंट को अपने घर के गार्डन में इकट्ठा किया हुआ था। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो अक्षय ने सबको एक साथ यहाँ खड़ा कर रखा है। तभी अक्षय सबकी तरफ देखा है और कहता है, जब आप सब लोगों की ट्रेनिंग हुई थी मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स और कोड बताए थे, आज मैं उनको बोलूंगा, उसी के मुताबिक आप लोगों को रिएक्ट करना है। सब लोगों के बॉस बोल देते हैं। तभी अक्षय एक साथ बोलता है, आप जो लोग अक्षय के थे वह लोग खड़े डाउन हो जाते हैं और जो लोग राहुल के भेजे हुए आदमी थे वह लोग खड़े हो जाते हैं। अक्षय उन सब की तरफ देखकर डेंजरस स्माइल देने लगता है। वही सब लोग हैरानी से अक्षय को देख रहे थे। अक्षय बाकी सबको वहां से हटकर एक साइड खड़ा कर देता है और उन 100 आदमियों को अपने सामने जो उसके ऑफिस, उसके बॉडीगार्ड और उसके घर में थे उन सब की तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है अक्षय राजपूत के घर में घुसना इतना आसान है? 1 साल से मेरी नजर थी तुम लोगों पर लेकिन मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन मेरी बीवी की किडनैपिंग के पीछे तुम लोगों का हाथ है यह मुझे आज ही पता चला। वह लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी अचानक जमीन में खिले हुए डायनामाइट एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं और वह 100 के 100 मिट्टी में मिलन हो जाते हैं। अक्षय सब की तरफ हैरानी से देखा है और कहता है, तुम तो एक ही बार में खत्म हो गए यार। तभी वह जमीन तो हिस्सों में बट जाती है और 100 लोग उसे जमीन में समा जाते हैं। वही बाकी के सारे लोग डर और घबराहट में अक्षय को देख रहे थे क्योंकि अक्षय की आंखों में इस वक्त एक खूंखार शैतान और जानवर जगा हुआ था जो किसी भी वक्त किसी का भी शिकार कर सकता था। अक्षय सब की तरफ देखा है और कहता है, पूरी फोर्स तैयार करो, हमें एक लोकेशन पर जाना है। और सब लोग वहां से उससे लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे भी सूर्यांश और समय भी थे आज, क्योंकि सूर्यांश ने समय को अनिका की किडनैपिंग के बारे में बता दिया था। वह अक्षर से मिलने आ रहा था तब वह अक्षय को बाहर जाते हुए देखा है और वह दोनों भी अक्षय के साथ पीछे चले जाते हैं। वहीं समय और सूर्यांश की बाकी के भाई और राघव भी उन लोगों के साथ ही था। जैसे जैसे अक्षय सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सूर्यांश और समय की आंखों में इंप्रेसिव एक्सप्रेशन थी क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई हो सकता है। लेकिन आज अक्षय का ये रूप देखकर वह दोनों जान गए थे कि अक्षय जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। कुछ ही सेकंड में अक्षय ने वहां खड़े सारे आदमियों को मार गिराया था और उसकी जगह उसके खुद के आदमी तैनात हो गए थे। वह एक झटके में उससे घर में घुस जाता है और चारों तरफ देखा है जहां के सारे आदमी मारे जा चुके थे और उसकी जगह उसके खुद के बॉडीगार्ड खड़े थे। अक्षय एक तेज आवाज में चिल्लाता है, राहुल मेरे सामने आओ। वहीं अक्षय की आवाज सुनकर राहुल की उम्र कम जाती है क्योंकि अक्षय का डरावना चेहरा वह बहुत पहले देख चुका था, लेकिन उसने अनिका के चक्कर में उसे दुश्मनी मोल ले ली थी और इस दुश्मनी का सिर्फ एक ही और था, उसकी मौत। राहुल भी अपने डर को काबू करके अक्षय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या यह मिस्टर राजपूत कैसे आना हुआ? मिस्टर राहुल आप जितने सीधे लगते हो उतने हो नहीं। मेरी बीवी कहाँ है? अरे आप अपनी बीवी नहीं संभाल पाए और मुझसे पूछने आए हो क्या आपकी बीवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, पूछना है कि पहले पति से पूछो, उसके आशिक से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुमसे ना पूछे तो किस पूछे? राहुल जब राहुल घूम कर पीछे देखा है तो उसके पीछे अनिका खड़ी थी। अनिका को आजाद बाहर आता हुआ देखकर राहुल की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके पिंजरे से अनिका आजाद हो सकती है, लेकिन आज उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे लेकर डूब गया था। अनिका घूमकर जैसे ही अक्षय के पास जाने वाली होती है वैसे ही राहुल अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पर अपनी बंदूक रख देता है। जैसे ही अक्षय अनिका की गर्दन पर गन को देखा है वह एक डरावने और एक के साथ राहुल की तरफ देखा है और कहता है, छोड़ दो मेरी अनिका को। राहुल नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए थोड़ी 1 साल से प्लाटिंग कर रहा था और आज तुम्हारी शादी होने वाली थी। अच्छा है तुम्हारी आंखों के सामने होगी तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है ना वह भी खत्म हो जाएगी। राहुल की बात सुनकर अक्षय अपनी गर्दन को इधर उधर घूमता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वही अनिका अक्षय का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे वह माफिया किंग याद आ जाता है जो एक बार उसे रास्ते में मिला था जब कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वह हैरानी से अक्षय की तरफ देखती है। राहुल भी अपने डर को काबू करके अक्षय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या यह मिस्टर राजपूत कैसे आना हुआ? मिस्टर राहुल आप जितने सीधे लगते हो उतने हो नहीं। मेरी बीवी कहाँ है? अरे आप अपनी बीवी नहीं संभाल पाए और मुझसे पूछने आए हो क्या आपकी बीवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, पूछना है कि पहले पति से पूछो, उसके आशिक से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुमसे ना पूछे तो किस पूछे राहुल। जब राहुल घूम कर पीछे देखा है तो उसके पीछे अनिका खड़ी थी। अनिका को आजाद बाहर आता हुआ देखकर राहुल की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसके पिंजरे से अनिका आजाद हो सकती है, लेकिन आज उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे लेकर डूब गया था। अनिका घूमकर जैसे ही अक्षय के पास जाने वाली होती है, वैसे ही राहुल अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पर अपनी बंदूक रख देता है। जैसे ही अक्षय अनिका की गर्दन पर गन को देखा है, वह एक डरावने और एक के साथ राहुल की तरफ देखा है और कहता है, छोड़ दो मेरी अनिका को। राहुल, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के लिए थोड़ी 1 साल से प्लाटिंग कर रहा था और आज तुम्हारी शादी होने वाली थी। अच्छा है तुम्हारी आंखों के सामने होगी तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है ना, वह भी खत्म हो जाएगी। राहुल की बात सुनकर अक्षय अपनी गर्दन को इधर उधर घूमता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वही अनिका अक्षय का ऐसा रिएक्शन देखकर उसे वह माफिया किंग याद आ जाता है जो एक बार उसे रास्ते में मिला था जब कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वह हैरानी से अक्षय की तरफ देखती है। अपने मन में उसे बात को अनिका भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन अनिका का मन बार बार इस बात पर जा रहा था। वही अक्षय के उस डरावने रूप को देखकर राहुल की सांस ही अटक जाती है। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि उसने क्यों उनका का किडनैप किया और क्यों इस खूंखार शेर के सामने खुद को परोस दिया। वही अक्षय एक झटके में अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और एक खींच के लात राहुल के पेट में मारता है। उसके एक क्लास से ही राहुल बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून का फफड़ा छूट जाता है। अनिका खुद को अक्षय की बाहों में छुपा लेती है, क्योंकि 1 महीने से राहुल ने उसे बहुत परेशान किया था। भलाई उसे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन वह हमेशा उसे मेंटली परेशान करता रहता था और यही सब राहुल के कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह अनिका के साथ जबरदस्ती कर सके, क्योंकि दिल के किसी कोने में राहुल को इस बात का एहसास था कि अक्षय उसे दर्दनाक मौत देगा और आज सही हो भी रहा था। अक्षय कनिका को एक साइड करके धीरे धीरे चलकर राहुल के पास जाने लगता है और राहुल अपनी अधमरी बॉडी को पीछे खिसकने लगता है। अक्षय अपनी गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा करके राहुल की तरफ देखा है और कहता है, जब तुम मुझे और मेरे चेहरे को बहुत अच्छे से जानता था तो तुझे लग नहीं कि तू किसकी बीवी के ऊपर गंदी नजर डाल रहा है। मैं उन आदमी से नहीं हूं जिसका एक औरत से मन भर जाए तो वह दूसरी के पास चले जाते हैं। मैं उन आदमियों में से हूं जो अगर मेरी बीवी की तरफ नजर भी उठाकर देखेगा तो मैं उनकी नजरें निकाल लूंगा। मैं आज तक अनिका के सामने अपने चेहरे को नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मैं उसके सामने उसका वही प्यारा सा अक्षय बन के रहना चाहता था, लेकिन तेरी हरकत में मुझे इनके सामने अपना खूंखार रूप दिखाना पड़ेगा। अक्षय अनिका के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ मुझे तुमसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। बस तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैं इस इंसान को वह सजा देना चाहता हूं कि यह आगे चलकर कभी किसी लड़की के साथ कितनी बढ़िया हरकत करने की कोशिश ना करे। और तुम सिर्फ हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चे के बारे में सोचो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। जैसे ही समय और सूर्यांश के कानों में बच्चों वाली बात चाहती है, वह दोनों हैरानी से अनिका को देखने लगते हैं और फिर समय की नजर निकल के पेट पर चली जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो, लेकिन ये दुनिया भी तो उसी की वजह से ही तो बिखरी थी। ना ही वह मुक्ति को अपनाता और नहीं अनिका हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर होती। आज समय को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। समय की आंखों की नमी सूर्यांश से छिपी नहीं थी, क्योंकि वह अपने भाई की हालत को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने भी समय को उसे वक्त समझने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन समय उसे वक्त कुछ भी समझने की हालत में ही नहीं था। और आज उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार, अपनी पत्नी में सब कुछ। और अब तो अनिका की लौटकर आने के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनका आज किसी की पत्नी है और उसके होने वाले बच्चों की माँ भी। यही सब सोते हुए सूर्यांश भी समय की हालत को समझ सकता था। समय धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेने लगता है और वह उसे घर से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे सूर्यांश भी चला जाता है, लेकिन अनिका अभी भी एक तक अक्षय को देख रही थी, क्योंकि आज अक्षय में वह एक खूंखार और शैतान इंसान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उसके सामने इस रूप में खड़ी थी। अक्षय धीरे धीरे राहुल के हाथ की सारी उंगलियां को काट देता है और फिर उसके पैरों की उससे घर में राहुल के सीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाजों का वाहन, खड़े बॉडीगार्ड और अक्षय पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वहीं अनिका भी एक तक अक्षय के चेहरे को देख रही थी। थोड़ी देर में अक्षय उसके सीने में अपना नाखून करने लगता है। नाखून करते करते राहुल के सीने से खून निकलने लगता है। वही अक्षय धीरे धीरे अपनी उंगलियों को राहुल के दिल की जगह पर करने जा रहा था। उसने अपने हाथों में एक ऐसा ब्लू लिया हुआ था जिससे वह उसे जगह को चीरता हुआ उसके अंदर घुस जा रहा था और वह उसमें हाथ डालकर राहुल के दिल को बाहर निकाल लेता है। राहुल की सांस तो जाने कब की बंद हो गई थी, लेकिन अक्षय का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर राहुल के दिल को निकालकर जमीन पर फेंक देता है। अनिका ये देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है।
अक्षय का ऐसा खूंखार रूप देखकर एक बार को तो अनिका भी सहम गई थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि इस वक्त अक्षय का जो गुस्सा था उसे शांत करना बहुत जरूरी था। तभी अनिका पीछे से अक्षय को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, शांत हो जाओ अक्षय, घर पर अर्शी हमारा इंतजार कर रही है, हमें हमारी बेटी के पास जाना है। अक्षय अर्शी का नाम सुनते ही अक्षय का सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया और वह अनिका का हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकल गया। उसने अपनी 2 उंगली के इशारे से अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ कहा और थोड़ी देर में राहुल का वह घर धमाकों की आवाज से उठकर जमीन में रह गया। समय और सूर्यास्त वहां से जा चुके थे क्योंकि समय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अनिका अक्षय के बच्चे की मां बनने वाली है। एलुसे हालत में भी अक्षय ने अपना संयम नहीं खाया था और नहीं उसने अर्शी का नाम लिया था। उसने सिर्फ बच्चा कहा था। जिस समय और सूर्यांश को ही गलतफहमी हो गई कि अनिका मां बनने वाली है, लेकिन वह तो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था जो इस वक्त घर पर उनका इंतजार कर रही है। अक्षय अपनी गाड़ी का डोर खुलकर अनिका को आगे किसी पर बिठाकर खुद भी बैठ जाता है और गाड़ी को वहां से तेज रफ्तार से लेकर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी चलने लगते हैं। 3 घंटे में वह दोनों वापस राजपूत मेंशन पहुंच चुके थे। अक्षय अपने कमरे में चला जाता है। अनिका अर्शी को अपने सीने से लगा लेती है और उसे बहुत प्यार करने लगती है। वहीं अर्शी अपने तोतली आवाज में अनिका से शिकायत कर रही थी कि वह क्यों उसे छोड़कर चली गई। उनका उसके पहले पूरे चेहरे को सुनकर उसे अपने सीने में जकड़ लेती है और कहती है, माफ कर दे बच्चे, अब मन कहीं नहीं जाएगी तुम्हें छोड़कर। अक्षय इस वक्त सवार के नीचे खड़ा हुआ था और उसको ठंडा पानी अक्षय के अंदर लगी हुई आग को बुझा नहीं पा रहा था, लेकिन अब से समझ गया था। अब उसे अनिका के हर एक सवाल का जवाब देना। अक्षय खुद को टिया कर रहा था अनिका की सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन अनिका तो कमरे में आई नहीं। वह तो वहां से सीधा अर्शी के कमरे में चली गई थी। जब अक्षय अर्शी के कमरे में जाता है तो देखा है अनिका अर्शी को खुद में चिपकाए गहरी नींद में जा चुकी थी। अक्षय समझ गया था अनिका उससे नाराज है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह अक्षर जैसे ही अर्शी के रूम में आता है, अर्शी के रूप में कोई भी नहीं था। अक्षय नीचे जाता है तो नीचे हॉल में भी कोई नहीं था। तभी वह सर्वेंट को रोककर आने का और अर्शी के बारे में पूछता है तो वह सर्वेंट बताती है कि अनिका सुबह में ही अर्शी को लेकर ऑफिस चली गई। सर्वेंट की बात सुनकर से अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह समझ गया था कि अनिका से नाराज है। अक्षय बिना ब्रेकफास्ट किया अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अक्षय जब शाम को घर आता है तो घर अभी भी खाली था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई है ही नहीं। तभी एक सर्वेंट नीचे करके खड़ा हो जाता है और उसके आगे अपनी बढ़ा देता है। अच्छा, एक नजर उसे देखकर पूछता है, पी जाने का घर पर आई है या नहीं। सर्वेंट अपना सर झुकाकर ही रहती है, नहीं सर, मैडम घर पर नहीं आई है, उनका फोन आया था, उन्होंने बताया वह अपने घर चली गई है। अक्षय भी उल्टे पैर वहां से वापस चला जाता है क्योंकि वह अनिका से बात करना चाहता था। वह उसे समझाना चाहता था। वह अपने और अनिका के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं रखना चाहता था। जैसे ही अक्षय की कर निकाह के घर के बाहर रुकती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स गेट नहीं खोलते। अक्षय बाहर निकाल कर आता है, कहता है गेट खोलो। सॉरी सर, हम गेट नहीं खोल सकते, मैडम ने मना किया है, बोला है किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है श्याम तो देख लो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, एक पल नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने में, चुपचाप से गेट खोलो। श्याम डर जाता है लेकिन वह फिर भी गेट नहीं खोलना। वह अक्षय की तरफ अपनी डर भरी नजरों से देखा है और कहता है, सॉरी सर, लेकिन मैं गेट नहीं खोल सकता। अगर गेट नहीं खोलता हूँ तो आप मारोगे, अगर गेट खोल देता हूँ तो मैडम मरेंगे, लेकिन मैं अपनी मैडम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आप उनके पति हैं, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैडम का हुक्म है। अक्षय अपने बालों में अपना हाथ फंसाकर गाड़ी से टक्कर खड़ा हो जाता है। तभी उसे पीछे वाला पाइप याद आता है और वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी श्याम अनिका को फोन करके बता देता है कि अक्षय वहां से जा चुका है, लेकिन आने का जानती थी। अक्षय इतनी आसानी से हार मानकर जाने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वह मुड़कर देखती है तो उसके पीछे अक्षय खड़ा था। अक्षय को देखकर कहती है, तुम अंदर कैसे आए, पैरों से आया और कैसे आया, और जब मेरी बीवी रूठ गई है तो उसे मनाने तो मुझे आना ही था ना। वैसे रूठी हुई बीवी और ज्यादा हसीन लगती है। आने का उसे अपनी उंगली दिखाकर रहती है, बात मत करना मुझे क्योंकि मैं तुम्हें जानी नहीं पाई हूँ, समझे। अक्षय, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था आने का, लेकिन डरता था जैसे दुनिया मेरे नाम से डरती है। वैसे अगर तुम भी मुझसे डर गई तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। यही सब सोकर मैं तुम्हें सच नहीं बताया और कोई वजह नहीं थी तुम्हें से सच पाने की। आई प्रॉमिस यार, आगे से कभी भी कोई चीज तुमसे नहीं छुपाऊंगा। उनका उससे दूर हो जाती है और कहती है, अब आपकी यही सजा है कि आप राजपूत मेंशन में रहोगे और मैं यहाँ अर्शी के साथ रहूंगी। अक्षय वही किचन की इस लैब पर बैठ जाता है और कहता है, ना तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा, समझी। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती।
अनिका गुस्से में अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, जब तुम्हारा मन अपनी सच्चाई बताने का नहीं था वैसे मेरा मन तुमसे बात करने का नहीं है, तुम्हारे साथ रहने का नहीं है। तुम भी ना दूसरे मर्दों की ही तरह हो, अपना सच प्रकार मेरे साथ रह रहे थे, मुझसे प्यार कितनी बड़े बड़े बातें करते थे सब कुछ, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा था। अक्षय, अनिका प्लीज, वह सब सिर्फ मेरी पहचान से छुपा हुआ था और मैं किसी की तरह नहीं हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की है और ना ही कभी मैं किसी को अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो और तुम ही रहोगी। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन किसी दूसरे आदमी और दूसरी औरत का जिक्र हमारे बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? तुम नाराज रहना है रहो, मैं मना लूंगा, लेकिन भाई याद बातें मुझे बर्दाश्त नहीं है और ना ही मैं सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए जो भी बोलना मर्यादा में रहकर बोलना। अक्षय, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था आने का, लेकिन डरता था, जैसे दुनिया मेरे नाम से डरती है वैसे अगर तुम भी मुझसे डर गई तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। यही सब सोकर मैं तुम्हें सच नहीं बताया और कोई वजह नहीं थी तुम्हें से सच पाने की। आई प्रॉमिस यार, आगे से कभी भी कोई चीज तुमसे नहीं छुपाऊंगा। उनका उससे दूर हो जाती है और कहती है, अब आपकी यही सजा है कि आप राजपूत मेंशन में रहोगे और मैं यहाँ अर्शी के साथ रहूंगी। अक्षय वही किचन की इस लैब पर बैठ जाता है और कहता है, ना तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा, समझी? अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। अनिका गुस्से में अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, जब तुम्हारा मन अपनी सच्चाई बताने का नहीं था वैसे मेरा मन तुमसे बात करने का नहीं है, तुम्हारे साथ रहने का नहीं है। तुम भी ना दूसरे मर्दों की ही तरह हो, अपना सच प्रकार मेरे साथ रह रहे थे, मुझसे प्यार कितनी बड़े बड़े बातें करते थे सब कुछ, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा था। अक्षय, अनिका प्लीज, वह सब सिर्फ मेरी पहचान से छुपा हुआ था और मैं किसी की तरह नहीं हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की है और ना ही कभी मैं किसी को अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो और तुम ही रहोगी। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन किसी दूसरे आदमी और दूसरी औरत का जिक्र हमारे बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? तुम नाराज रहना है रहो, मैं मना लूंगा, लेकिन भाई याद बातें मुझे बर्दाश्त नहीं है और ना ही मैं सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए जो भी बोलना मर्यादा में रहकर बोलना। अनिका, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी को बिक में लकर बात करने का, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। अक्षय देखो, लड़ाई लड़नी है लाडो, झगड़ा करना है करो, सामान तोड़ना है तोड़ो, जो करना है करो, मैं सब सुनेगा, सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मत करना क्योंकि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बैठो, पूरी बात बताता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे बाबा बैठो तो। अनिका अक्षर से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर हाल की तरफ चली जाती है। अक्षय भी पीछे पीछे अनिका के पास आकर बैठ जाता है और एकदम से अनिका को खींचकर अपनी बाहों में भरकर अपनी पर बिठा लेता है और कहता है, अब चुपचाप मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा बकवास की ना तो यही पटक दूंगा और फिर मत कहना कि बेशर्म हो। सर्वेंट थे अर्शी थी और तुम जानती हो मुझे कहता हूँ कर सकता हूँ, पहले मैं इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि तुमने खुद पर मुझे अपना अधिकार नहीं दिया। तुम हर महीने में मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ, तुमसे मोहब्बत भी कर सकता हूँ, समझे? अक्षय लड़का के चेहरे की तरफ देखा है और कहता है, मैं भी बहुत सीधा साधा सिंपल सा इंसान था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कहते हैं ना इस दुनिया में सीधे और सच्चे इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही मेरी भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इंसान था जो उसे वक्त भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है। माँ, उसने हर कदम पर मेरा साथिया करने मुझे माँ बाप बंद कर पाल, लेकिन मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मेरी भूलीपन कर लोगों ने बहुत फायदा उठाया। एक दिन मुझे रेप अटेम्प्ट के केस में फंसने की कोशिश की है और जिस लड़की ने ये किया है उसे लड़की को जानता तक नहीं था, बस उसे रात जब मैं जेल में रहा तब मुझे एहसास हुआ ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं है जितनी मेरी माँ बताया करती थी। यहाँ पर कदम कदम पर लोगों के प्रताप बदल जाते हैं, जब खुद का सगा बाप अपना ना रह सका तो किसी दूसरे पर क्या ही भरोसा करे। फिर उसे रात मैंने बहुत सोचा, तब जाकर मुझे लगा, नहीं अक्षय, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो सकती कि एक लड़की तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखते। फिर मैं अपनी देखना है और मुझे पैसा भारी कर दिया गया। उसके बाद मैं बाहर निकाला और मैंने उसे लड़की को बहुत डराया, तब जाकर मुझे पता चला ये सब कुछ आपके कहने पर, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं उनकी दुनिया में वापस लौट कर रहा हूँ, इसलिए उसने गुस्सा आ गया और आज मैं एक दे रहा हूँ। लेकिन सच बोलता हूँ, मैंने कभी किसी मासूम लड़की की सबके साथ समझौता नहीं होने दिया, लेकिन जो लड़की खुद अपनी इज्जत भेजती है उनके लिए मैंने कभी कुछ किया भी। एक दिन तुम मुझे मिला, उसे दिन उसे लड़के तुम्हारे साथ जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसे दिन तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर जो मासूमियत, उसने मेरा दिल चुरा लिया। मैंने तुम्हें बताया फिर तुम्हें, मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो बिल्कुल मेरी तरह
फिर मैं अगले दिन तुमसे अक्षय बन के मिला तो मैं आश्रम लेकर ये सब कुछ, लेकिन उसे दिन मुझे तुम्हारी जिंदगी का एक सच्चा पहलू पता चला। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ है, लेकिन इस बात की नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा थी, इस चीज की उसे इंसान को इतनी अच्छी बीवी मिली थी फिर भी वह इंसान उसे दहेज करने पाया। मैं तुम्हारे इस समय के मुक्ति के बारे में हर एक बात की जानकारी निकाल तब जाकर मुझे पता चला। आज मैं मुक्ति के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मुक्ति ने अभी तक तुम्हारे साथ एक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एक बार मुझे नहीं बताती कि तुम्हारी दोस्त गौरी के साथ उसने ये सब कुछ किया। वह मुझे तुमसे पता चला का अक्षय के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, सच बोलते हो तुम अक्षय, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी बचपन में हमारी माँ हमें बताया करती थी। सब इंसान एक दूसरे को धोखा ही देते आ रहे हैं। आज तक मैं जितने लोगों से मिला सब ने एक दूसरे को धोखा ही तो दिया है, चाहे वह तुम्हारे पापा हो चाहे वह मेरे पापा, दोनों की जिंदगी में दूसरी औरतों थी। आज मुझे एक वचन दोगे? आल अक्षय, तुम बच्चन की बात कर रही हो, तुम मेरी जान भी मांग लो, मुझे एक वचन चाहिए कि तुम कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, कभी भी मुझे चीट नहीं करोगे। अक्षय, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अगर इस बात में टूटकर बिखरी ना, कसम से खुद को खत्म कर दूंगी मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अर्शी का ख्याल तो तुम राखी लोग। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अक्षय मर जाएगा लेकिन कभी अपनी अनिका को धोखा नहीं देगा। अनिका अक्षय की है और अक्षय अनिका का, हम दोनों 7 जन्म के लिए एक दूसरे के साथ बन चुके हैं और आप एक दूसरे से दूर तो कभी नहीं जाएंगे। आल अक्षय अनिका को अपनी बाहों में लिए कमरे की तरफ चला जाता है, उससे बेड पर लेटकर ब्लैंकेट से कर करके उसके माथे को चुपकर कहता है, मैं मेरी प्रिंसेस को देखकर आता हूँ, तुम आराम करो। तब तक जाते हुए अक्षय का आने का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मत जाओ, मेरे पास रहो। 1 महीना उसे टॉर्चर में मैं कैसे गुजरा है यह मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। अक्षय अनिका के पास ही लेट जाता है और अनिका धीरे से अक्षय के लोगों को अपने लेबों में कैद करके उसे पर अपनी माहौल लगा देती है। फिर क्या था, अक्षय का भी पेशेंस लेवल खत्म हो गया क्योंकि वह बहुत देर से उसके फोटो को ही तो देख रहा था। आल दोनों पागलों की तरह एक दूसरे की चीज को एक दूसरे के मुंह में खोलकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ इतना पागल हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि दोनों के कपड़े कब एक दूसरे के शरीर से अलग होकर बेड की साइड में पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। अक्षय अनिका को हर तरह से अपना बना चुका था, वहीं अन्य का भी अब हर तरह से अक्षय की बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी हमें लगती है। एक बहुत बड़ा तूफान आने का कि जिंदगी में दस्तक देने को तैयार था, उसे तूफान से बहुत कुछ बिखरने भी वाला था और बहुत सुधारने भी वाला था। लेकिन हाँ, अक्षय और अनिका अलग नहीं होंगे ये तो तय था, क्योंकि अक्षय किसी भी कीमत पर अनिका को खुद से अलग नहीं होने देगा और न ही अनिका किसी भी कीमत पर अक्षय से अलग होगी। आल नेक्स्ट मॉर्निंग, सूर्यास्त अक्षय अनिका और अर्शी को अपने साथ वापस राजपूत मेंशन ले आया था। दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही अक्षय अपनी नजरों से अनिका को छेड़ रहा था, तभी बाहर से किसी शोर की आवाज आती है। दोनों जब उधर देखते हैं तो माँ और उसकी फैमिली घर के अंदर आ चुकी थी। अक्षरा का खड़े होते हैं और उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वही माँ की बहन पूजा बहुत गौर से अनिका और अक्षय को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे जो अनिका को देखकर आए थे। आल सब लोगों को बिठाकर अच्छे से चाय नाश्ता करवाती है। उसके बाद अक्षय अपने ऑफिस चला जाता है माँ के साथ और अनिका तीनों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी पूजा अनिका की तरफ देखकर कहती है, ऐसे मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो तुम हो, तभी तो तुमने मेरे अक्षय को फंसा लिया। मेरा अक्षर सुनते ही उसने कहा कि कान खड़े हो जाते हैं। वह घूमकर पूजा की तरफ देखती है और कहती है, पहली बात तुम उसके दोस्त की बहनों, मतलब वह तुम्हें अपनी बहन मानता है, और दूसरी बार अक्षय मेरे पति को मेरी बेटी के पिता है, इसलिए फालतू की बकवास नहीं करना तो अच्छा होगा। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही क्योंकि तुम आंटी अंकल की बेटी हो, वरना तुम अभी अनिका को अच्छे से जानती नहीं हो। आल पूजा अनिका का जवाब सुनकर गुस्से से भर जाती है। वह अनिका की तरफ देखकर कहती, अब देखो तुम, शाम को मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ अक्षय के हाथों, क्योंकि अक्षय मेरी हर एक बात का विश्वास करता है। वही शाम को जैसे ही अक्षय और मान घर में इंटर होते हैं, उन्हें पूजा के रोने की आवाज आती है। वह दोनों उधर जाते हैं तो पूजा अक्षय के गले लग जाती है और कहती है, अक्षय देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत उल्टा सीधा भी बोला। अक्षय हैरान रह जाता है, वह पूजा से खुद को दूर करता है। तभी अनिका वहां जाती है। अनिका ने अपनी सफाई में क्लब्स नहीं कहा था। तभी अक्षय पूजा को खुद से अलग करके कहता है, देखो पूजा, पहली बात तो मुझसे दूर रहकर बात किया करो, और दूसरी बात, मैं मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह किसी के साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती है, इसलिए अगर गलतफहमी में कुछ हुआ भी है तो उसे आपस में सॉर्ट आउट करो। और अनिका, तो मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, अब फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, किसी के खाने में आकर मैं हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं खोलूंगा। वहीं पूजा का मुंह बन जाता है अक्षय की बात सुनकर। आल
माँ पूजा का हाथ पकड़कर उसे अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ ले जाता है और उसे वहां छोड़कर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, आप लोग इसीलिए यहाँ आए थे ना, ताकि आप अक्षय और अनिका का घर तोड़ सके। आपकी बेटी अक्षय को भड़काने की कोशिश कर रही है। अगर मैं इसे नहीं जानता ना तो मैं भी विश्वास कर लेता, लेकिन बचपन से जानता हूँ इसे कि यह कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, और अगर आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत हुई तो मैं आप लोगों को यहाँ से वापस लेकर चला जाऊंगा। याद रखना इस वक्त, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम सब की वजह से अक्षय और अनिका की जिंदगी में कोई भी तूफान आए। अनिका कॉफी लेकर अपने कमरे में पहुंचती है। जब जाकर सोफे पर बैठ जाती है, अक्षय उसके पास आता है और कहता है, बताओ क्या बात है। उनका नाम है। अपनी गर्दन हिला देती है, अक्षय को चुनकर उसे अपने सीने से लगाकर रख देता है। मैं जानता हूं कि पूजा ने आज दिन भर तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। मैं उसकी हरकतों से बात करूंगी। मैं जल्दी मान से कहकर उन्हें उनके घर के लिए बोल दूंगा, क्योंकि अभी बोलो तो उन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कभी भी कोई भी फैसला लगी तो वह किसी अच्छे के लिए ही लोग। आप जल्दी से स्माइल कर दो। अनिका मुस्कुराकर अक्षय के सीने से लग जाती है। वहीं नीचे हॉल में बैठी पूजा बार बार अक्षय के कमरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे एक सर्वेंट से मालूम हुआ था कि अक्षय और उनका अपने कमरे में है। वही अक्षय अनिका के चेहरे को थामकर उसके लिबों को अपने लोगों की कैद में कर लेता है। भाई अचानक से गेट खोलकर पूजा अंदर आ जाती है। ये देखकर अक्षय आनंद का दोनों हाथ बढ़ा जाते हैं। अक्षय को गुस्सा तो बहुत तेज आता है। वह पूजा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत है कि नहीं? किसी के कमरे में आने से पहले नो किया जाता है। और दूसरी बात, तुम्हें मुझसे, यह मेरी बीवी से ऐसी कोई काम तो होगा नहीं जो तुम थर टेरते हुए मेरे कमरे में चली आए। एक बात कान खोलकर सुन लो पूजा, ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूजा अनिका नफरत से देख रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से ही अक्षय ने उसे इतना डांटा था और नीचे माँ ने भी उसे बहुत डांटा था, इसलिए उसकी नफरत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी पूजा अचानक से जाकर अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, चलो ना अक्षय, बाहर घूमने चलते हैं, आइसक्रीम पार्टी करेंगे जैसे पहले क्या करते थे। अक्षय पूजा से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, सॉरी पूजा, पर मैं आइसक्रीम नहीं खाता, ये बात तुम जानती हो, और उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेकर जाता था क्योंकि तुम जीत करती थी, लेकिन आपने तो तुम माँ के साथ चली जाओ, और नहीं तो मैं किसी सर्वेंट से कहकर घर पर ही आइसक्रीम मंगवा देता हूँ। अनिका कॉफी लेकर अपने कमरे में पहुंचती है। जब जाकर सोफे पर बैठ जाती है, अक्षय उसके पास आता है और कहता है, बताओ क्या बात है। उनका नाम है। अपनी गर्दन हिला देती है, अक्षय को चुनकर उसे अपने सीने से लगाकर रख देता है। मैं जानता हूं कि पूजा ने आज दिन भर तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। मैं उसकी हरकतों से बात करूंगी। मैं जल्दी मान से कहकर उन्हें उनके घर के लिए बोल दूंगा, क्योंकि अभी बोलो तो उन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कभी भी कोई भी फैसला लगी तो वह किसी अच्छे के लिए ही लोग। आप जल्दी से स्माइल कर दो। अनिका मुस्कुराकर अक्षय के सीने से लग जाती है। वहीं नीचे हॉल में बैठी पूजा बार बार अक्षय के कमरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे एक सर्वेंट से मालूम हुआ था कि अक्षय और उनका अपने कमरे में है। वही अक्षय अनिका के चेहरे को थामकर उसके लिबों को अपने लोगों की कैद में कर लेता है। भाई अचानक से गेट खोलकर पूजा अंदर आ जाती है। ये देखकर अक्षय आनंद का दोनों हाथ बढ़ा जाते हैं। अक्षय को गुस्सा तो बहुत तेज आता है। वह पूजा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें थोड़े बहुत मेहनत है कि नहीं? किसी के कमरे में आने से पहले नो किया जाता है, और दूसरी बात, तुम्हें मुझसे, यह मेरी बीवी से ऐसी कोई काम तो होगा नहीं जो तुम थर टेरते हुए मेरे कमरे में चली आए। एक बात कान खोलकर सुन लो पूजा, ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूजा अनिका नफरत से देख रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से ही अक्षय ने उसे इतना डांटा था और नीचे माँ ने भी उसे बहुत डांटा था, इसलिए उसकी नफरत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी पूजा अचानक से जाकर अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, चलो ना अक्षय, बाहर घूमने चलते हैं, आइसक्रीम पार्टी करेंगे जैसे पहले क्या करते थे। अक्षय पूजा से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, सॉरी पूजा, पर मैं आइसक्रीम नहीं खाता, ये बात तुम जानती हो, और उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेकर जाता था क्योंकि तुम जीत करती थी, लेकिन आपने तो तुम माँ के साथ चली जाओ, और नहीं तो मैं किसी सर्वेंट से कहकर घर पर ही आइसक्रीम मंगवा देता हूँ। पूजा नफरत से अनिका की तरफ देखती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अक्षय, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकते? अक्षय पूजा की तरफ देखा है और कहता है, दोस्त है पूजा, हम सिर्फ दोस्त हैं, और अनिका मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ बाहर जाऊं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और रही बात आइसक्रीम की, तुम आइसक्रीम घर पर लाकर दे सकता हूं या तुम मान के साथ जाकर ले सकती हो।
मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि यह वक्त मेरा, मेरी पत्नी और मेरी बेटी का है और मैं उन दोनों के वक्त के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अब तुम जा सकती हो। और एक बात हमेशा याद रखना, कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है। इतनी मेहनत तो आंटी अंकल जी ने तुम्हें सिखाए होंगे कि पति पत्नी के कमरे में आने से पहले या किसी भी लड़के के कमरे में जाने से पहले नौकर के इजाजत ली जाती है। क्या पता वह दोनों किस हालत में हो, या क्या पता वह लड़का के हालात में हो। आगे से याद रखना मेरी बात, वरना मुझे अंकल से शिकायत करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। आल पूजा नफरत से अनिका को देखते हैं और पटकते हुए कैमरे से बाहर चली जाती है। वहीं अनिका पूजा की तरफ देखकर अक्षय से कहती है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं अक्षय, ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही है। अक्षय अनिका के सर पर हाथ रखकर कहता है, वह कोशिश कर रही है, उसको करने दो। उसकी हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए मैं मौजूद हूँ। बस तुम मुझ पर अपना भरोसा रखना, मैं 1-2 दिन और इसे बर्दाश्त करूंगा। अगर इसकी यही हरकतें रहती है तो मैं इसे वापस वही भेज दूंगा जहाँ से आई है, और ऐसे भेजूंगा कि दोबारा ये कभी यहाँ कदम नहीं रख पाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ आंटी जी, अंकल जी और माँ की वजह से चुप हूँ, वरना इसके पर तुम्हें 2 मिनट में कतर सकता हूँ। तुम अपना और अर्शी का ख्याल रखो, ठीक है? अक्षय कॉफी की तरफ देखकर कहता है, ये तो ठंडी हो गई, चलो कोई ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम लोग डिनर करते हैं। अक्षय फ्रेश होकर नीचे आता है तो आने का टेबल पर डिनर लग चुकी थी, सब लोग बैठ जाते हैं। वहीं अनिका अर्शी को उसके कमरे में उसकी नानी को देने गई थी। जब तक वह आने वाली होती है, अनिका की कुर्सी पर पूजा बैठ जाती है और ये देखकर अक्षय की मुट्ठी कट जाती है। अनिका की तरफ देखकर पूजा बोलती है, तुम मन भाई के पास बैठ जाओ, प्रॉब्लम क्या है, कुर्सी ही तो है, कहीं भी बैठ जाओ। अक्षय कुर्सी से उठकर खड़ा होता है और पूजा से कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी वार्निंग दी थी पूजा, ये बदतमीजी में टॉयलेट नहीं करूंगा। अनिका मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई इंसल्ट करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे बगल की जगह मेरी बीवी की है, तुम्हारी नहीं। तो अंडा से इस बात को याद रखना, और मैं तुम्हें आज एक आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, नहीं दोस्ती का और ना ही कोई, और मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त भी मेरी अनिका है और मेरी बीवी भी मेरी अनिका है। पूजा भी गुस्से में कुर्सी पर से उठकर खड़ी हो जाती है, उसे कुर्सी को एक लात मारकर कहती है, तुम्हारी जिंदगी में पहली जगह सिर्फ मेरी है अक्षय, क्योंकि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़कर इस लड़की से शादी कर ली, क्योंकि पहले से किसी और की पत्नी रह चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम मेरे अक्षय पर डोरी डालकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। तभी उसे हाल में एक थप्पड़ की आवाज पूछता है, जो थप्पड़ अक्षय ने पूजा को मारा था। अक्षय पूजा की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, मेरी बीवी की बेइज्जती करने का हक मैंने खुद को भी नहीं दिया है, तो तुम कौन होती हो मेरी बीवी की इंसल्ट करने वाली? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो ना, मैं तुमसे बचपन में प्यार करता था, नहीं कॉलेज में करता था और ना ही अब करता हूँ। उनका मेरी पहली नजर की मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। आंटी जी, अंकल जी, मैं जानता हूँ मेरा पूजा को थप्पड़ मारना आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बट मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाए, क्योंकि ये सुधरने वाली नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी और मेरे बीच कोई भी गलतफहमी रहे। माँ पूजा का हाथ पकड़कर उसे बीचों बीच खड़ा करता है और कहता है, मैं तुमसे मना किया था ना कल रात की ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? पूजा माँ को धक्का मार के रहती है, नहीं समझ आती मुझे कोई बात, क्योंकि मैं अक्षय से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ और ये लड़की हमारे बीच ही है। माँ पूजा का हाथ पकड़कर कहता है, लेकिन अक्षय तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना वह कल तुमसे प्यार करता था, ना वह आज तुमसे प्यार करता है। कल तक तुम्हारी बदतमीजी को इसलिए बर्दाश्त करता था क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन आज उसकी जिंदगी में उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, इसलिए दूर रहो उससे। पूजा, आप कैसे भाइयों, आप अपनी बहन की मदद करने के बजाय इस लड़की का साथ दे रहे हो। तभी उसे हाल में पूजा के पापा की आवाज सुनती है, पूजा अभी के अभी वापस चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से अक्षय की जिंदगी में कोई तूफान आए। पूजा अनिका की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, मैं अक्षय को अपना बना कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन अब अक्षय मेरपन कर रहेगा, याद रखना इस बात को। अनिका पूजा के सामने खड़ी होकर उसकी उंगली को नीचे करके कहती है, मैं तुमसे इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि तुम मेरे घर पर मेहमान हो, लेकिन मेहमान हो तो मेहमान बन के रहो, मेरे पति पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना सीधा तुम मुझे समझ रही हो ना उतनी सीधी तो मैं नहीं हूँ। ये बात मान और अक्षय दोनों जानते हैं, इसलिए फुर्सत में लेना तो मेरी हिस्ट्री जान लेना, क्योंकि अनिका अक्षर के लिए बहुत अच्छी है और पूर्व के लिए बहुत बुरी, इसलिए आइंदा से अपनी लिमिट में रहना, समझी? मिस्टर अनमान अपनी मम्मी पापा और पूजा को लेकर वहां से चला जाता है। वाहीन सबके जाने के बाद अक्षय अनिका के पास आता है और कहता है, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें पूजा से इतना कुछ सुना पड़ा। अक्षय की तरफ देखकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है अक्षय, तुम ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है, वैसे भी यह सब चलता रहता है, नॉर्मल है। अनिका अपने ऑफिस चली जाती है और अक्षय अपने ऑफिस वहीं
घर लाने के बाद मन पूजा को बहुत कुछ सुनता है, लेकिन पूजा के दिमाग पर तो नफरत की पट्टी बन गई थी। उसे माँ की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। उसके मम्मी पापा भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। वह कहती है, अब तुम देखो आने का मैं कैसे अक्षय को तुमसे दूर करती हूँ। इसी के साथ वह अपनी गाड़ी लेकर राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ निकल जाती है। सब लोग पूजा को जानते थे, इसलिए किसी ने भी पूजा को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी राजपूत इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई थी, क्योंकि सुबह के ड्रामा के बाद अक्षय ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, इसलिए वह अक्षय के साथ लंच करना चाहती थी। इसलिए जैसे ही पूजा केबिन का गोल्ड गेट खोलकर अंदर जाती है, उसे सामने बैठा हुआ अक्षर दिखाई देता है। वह अक्षय के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अक्षय एक नज़र उसे देखकर वापस से अपनी फाइल मैनेजर कुमार का कहता है कि वह यहाँ पर। पूजा एकदम से अक्षय की गोद में बैठ जाती है और उसके फेस को पढ़कर रहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अक्षय। तुम्हें उससे औरतों में क्या नजर आ रहा है जो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो? तभी अक्षय उठकर एकदम से खड़ा हो जाता है और पूजा धाम से नीचे गिर जाती है। वह पूजा की तरफ देखकर कहता है, आज तक मैं तुम्हारी हर एक हरकत को बर्दाश्त किया था, लेकिन आप नहीं, गलती कर दी है तुमने, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चली जाओ वरना। जैसे ही पूजा अक्षय के चेहरे को पढ़कर उसके चेहरे के करीब जाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनिका के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया था। ये देखकर अक्षय एकदम से पूजा को खुद से दूर करके उनका के पास जाता है और कहता है, जैसा तुम सोच रही होने का पैसा कुछ भी नहीं है, आई प्रॉमिस। अनिका अक्षय के चेहरे पर अपना हाथ रखकर रहती है, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है अक्षय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं इस लड़की को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तो मैं इस लड़की का अपने ऑफिस में आना बंद करना होगा, क्योंकि हर बार विश्वास जीत जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अक्षय तुरंत अपने कार्ड को बुलाकर पूजा को अपने ऑफिस से बाहर करवा देता है। वही अक्षय को खुद के सीने से लगाकर कहता है, एक बार को तो मैं डर गया था निकल के, कहीं मैंने तुम्हें को तो नहीं दिया। आने का अक्षय के सीने पर हाथ रखकर रहती है, जब तक मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखेगी ना अक्षय, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। और तुम फिक्र मत करो, अनिका का विश्वास इतना कमजोर नहीं है, तुमने विश्वास को बहुत मुश्किल से जीता है, तो इतनी आसानी से यह टूट जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। पूजा जब घर पहुंचती है तो वह बहुत गुस्से में थी। वह अपने कमरे के हर एक सामान को इधर उधर फेंक के तोड़ रही थी। तभी पूजा के पास उसके एक दोस्त रॉकी का कॉल आता है और वह उसे बात करता है। तब पूजा उसे सब कुछ बताती है तो रॉकी उसे कुछ समझता है। उसे सुनने के बाद पूजा के चेहरे पर एक शामिल मुस्कान आ जाती है और वह कॉल कट करके खुद को आईने में देखकर कहती है, अब तुम देखो अक्षय, मैं तुम्हें कैसे खुद के करीब अनिका से दूर करती हूँ। बहुत विश्वास है ना उससे निकाह को तुम पर, आज की रात जब तुम मेरे साथ बिताओगे ना तो उसका वह विश्वास भी टूटेगा और वह भी टूटेगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। यही सब सोचकर पूजा अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं उसे इस तरह जाते हुए देखकर मन अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, आज ही जरूर कुछ कांड करने वाली है, देख लीजिएगा कहीं इज्जत का जनाजा ना निकाल दे, क्योंकि आपके ही लाड प्यार ने से भी काट दिया है। आप ही बचपन से इसके दिमाग में भरती आई थी ना कि आप अक्षय से उसकी शादी करवाओगी। देखो आज आपकी उसे एक बात नहीं से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अक्षय एक मीटिंग के लिए होटल में आया हुआ था। होटल गोल्डन पैलेस बहुत ही फेमस होटल था। पूजा को उसके सेक्रेटरी से पता चल गया था, इसलिए वह भी यहां आ गई थी। उसने एक पीटर से कहकर अक्षय की काफी में ड्रग्स का हैवी डोज मिलवा दिया था, इसलिए वह निश्चित थी कि मीटिंग के बाद अक्षय और उसे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं घर पर बैठी है निकाह को बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। अन्यका तुरंत अक्षय का फोन ट्रेस करती है और होटल के लिए निकल जाती है। वहीं मीटिंग खत्म करके जब अक्षय उसे रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि किसी ने उसे ट्रक दिए हुए हैं, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी घर की तरफ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पूजा उसे रोककर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अक्षय पूजा को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वह डिलीट लड़की दूर जा ही नहीं रही थी। तभी पूजा अक्षय को लेकर एक कमरे में चली जाती है और बाहर दो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती है। पूजा जब घर पहुंचती है तो वह बहुत गुस्से में थी। वह अपने कमरे के हर एक सामान को इधर उधर फेंक के तोड़ रही थी। तभी पूजा के पास उसके एक दोस्त रॉकी का कॉल आता है और वह उससे बात करता है। तब पूजा उससे सब कुछ बताती है तो रॉकी उसे कुछ समझता है। उसे सुनने के बाद पूजा के चेहरे पर एक शामिल मुस्कान आ जाती है और वह कॉल कट करके खुद को आईने में देखकर कहती है, अब तुम देखो अक्षय, मैं तुम्हें कैसे खुद के करीब अनिका से दूर करती हूँ। बहुत विश्वास है ना उससे निकाह को तुम पर, आज की रात जब तुम मेरे साथ बिताओगे ना तो उसका वह विश्वास भी टूटेगा और वह भी
भी टूटेगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। यही सब सोचकर पूजा अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं उसे इस तरह जाते हुए देखकर मन अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, आज ही जरूर कुछ कांड करने वाली है, देख लीजिएगा कहीं इज्जत का जनाजा ना निकाल दे, क्योंकि आपके ही लाड प्यार ने से भी काट दिया है। आप ही बचपन से इसके दिमाग में भरती आई थी ना कि आप अक्षय से उसकी शादी करवाओगी। देखो आज आपकी उसे एक बात नहीं से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अक्षय एक मीटिंग के लिए होटल में आया हुआ था। होटल गोल्डन पैलेस बहुत ही फेमस होटल था। पूजा को उसके सेक्रेटरी से पता चल गया था, इसलिए वह भी यहां आ गई थी। उसने एक पीटर से कहकर अक्षय की काफी में ड्रग्स का हैवी डोज मिलवा दिया था, इसलिए वह निश्चित थी कि मीटिंग के बाद अक्षय और उसे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं घर पर बैठी है निकाह को बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। अनिका तुरंत अक्षय का फोन ट्रेस करती है और होटल के लिए निकल जाती है। वहीं मीटिंग खत्म करके जब अक्षय उससे रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि किसी ने उसे ट्रक दिए हुए हैं, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी घर की तरफ जा रहा था। तभी बीच रास्ते में पूजा उसे रोककर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। अक्षय पूजा को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वह डिलीट लड़की दूर जा ही नहीं रही थी। तभी पूजा अक्षय को लेकर एक कमरे में चली जाती है और बाहर दो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती है। पूजा जबरदस्ती अक्षय के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और अक्षय उससे खुद से दूर कर रहा था, क्योंकि अक्षय अपने करीब सिर्फ एक लड़की को महसूस करता था और वह अनिका थी और इस लड़की से उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, इसलिए वह इसे खुद से दूर कर रहा था। लेकिन इस वक्त वह ड्रग्स के नशे में धोखा था, उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह पूजा को खुद के करीब नहीं आने दे रहा था और यही बात पूजा को अपने ईगो पर लग रही थी। पूजा एकदम से अक्षय के करीब आकर उसके लैब के करीब पहुंचती है। तभी अक्षय उसे धक्का मार देता है और वह नीचे जमीन पर गिरती है जाकर, लेकिन वह उठकर फिर खड़ी हो जाती है और बेड के पास खड़ी होकर अक्षय को एकदम से अपने ऊपर खींच लेती है। तभी एक झटके के साथ कमरे का गेट खुल जाता है और कमरे के गेट पर अनिका को देखकर पूजा की आंखें हारने से बड़ी हो जाती हैं। फिर वह अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को खराब करते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम जिस आदमी के साथ प्राइवेट मोमेंट्स बिताने की कोशिश कर रही हो वह मेरा पति है, समझी तुम? अभी भी अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्षय पूजा को खुद से दूर करने में लगा था, लेकिन पूजा उसे छोड़ नहीं रही थी। तभी उनका एक झटके में अक्षय का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और पूजा का हाथ पकड़कर खींचकर उसे जमीन पर गिरा देती है और अक्षय को वही कमरे में लेट देती है। अक्षय को आराम से लूटने के बाद अनिका पूजा की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी हर एक गलती माफ की, तुमने मुझसे जो बदतमीजी की मैंने उसे माफ किया, क्योंकि तुम मान की बहन थी, लेकिन आज तुमने जो हरकत किया ना, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। वही बेड पर लेते ही अक्षय गहरी नींद में चला जाता है, क्योंकि उसे पर ड्रग्स का हैवी डोज दिया हुआ था और अनिका ने उसकी एक नस को प्रेस कर दिया था, जिससे वह तुरंत बेहोशी में चला जाता है। क्योंकि अनिका अभी पूजा को सबक सिखाना चाहती थी और वह अक्षय पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वह पूजा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती है और अपने बॉडीगार्ड के पास पूजा को फेंकते हुए कहती है, आज की रात ये तुम लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी है और मैं चाहती हूँ तुम लोग इसकी गर्मी शांत करो। कैसे करोगे वह तुमने, और एक बार इसको वही ड्रग्स का डोज देना जो इसमें अक्षय को दिया है, फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर देना। जब उसे ड्रग्स की गर्मी और उसकी वजह से जब उसके शरीर में दर्द होगा, ये तड़पेगी ना, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा और एक बार कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने भी अपनी मर्यादा पर करने की कोशिश की, जान से मार दूंगी मैं उससे। अनिका सब कुछ सॉर्ट आउट कर जब कमरे के अंदर आ रही होती है, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। वह बात करने लग जाती है, वही रात से सुबह हो गई थी और आप जाकर अक्षय को होश आया था। जैसे ही अक्षय अपनी हालत देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वहीं जमीन पर पूजा के फटे हुए कपड़े पड़े थे जो उसने खुद खड़े थे। ये सब देखकर अक्षय के अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है। वह चारों तरफ पूजा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूजा तो वहां थी ही नहीं। ये देखकर अब उसकी हालत खराब होने लगती है। वह वही बेड पर अपना सर नीचे करके बैठ जाता है। तभी उसे कमरे का गेट खोलने की आवाज आती है। जब वह अपनी नजर उठाकर सामने देखा है तो वह अनिका खड़ी थी। अनिका को देखकर अक्षय की रही सही हिम्मत भी टूट जाती है, क्योंकि वह अनिका से बहुत प्यार करता था और वह उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता था। अनिका अक्षय के पास आती है। अक्षय अपने घुटनों के बल अनिका के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता अनिका ये सब कुछ कैसे हुआ, वह लड़की यहाँ कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता यार, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा दूंगी ना मुझे मंजूर होगी। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और कहती है, तुमने कोई गलती नहीं की है,
अक्षय बार बार अनिका से एक ही बात बोल रहा था लेकिन अनिका उसे समझा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी उसका चेहरा पकड़कर अपने करीब करती और कहती है, कुछ नहीं हुआ, कल रात तुमने कुछ नहीं किया पूजा के साथ, क्योंकि मैं बहुत पर यहाँ आ गई थी और उसे लड़की को यहाँ से भेज दिया था। तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने तुम्हें उसे हालत में देखने के बाद भी एक बार भी तुम पर शक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अक्षय के दिल में सिर्फ अनिका है, समझे। अक्षय अब जाकर गौर से अनिका को देख रहा था। कहता है कि मैं इतना विश्वास है मेरे ऊपर, इससे भी कहीं ज्यादा विश्वास है और यह विश्वास तुमने कमाया है, समझे। तुम जैसे घर पर तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया था वैसे यहाँ मैं तुम पर विश्वास दिखाया है। और हरे कृष्णा की अक्षय अब जाकर गौर से अनिका को देख रहा था। कहता है कि मैं इतना विश्वास है मेरे ऊपर, इससे भी कहीं ज्यादा विश्वास है और यह विश्वास तुमने कमाया है, समझे। तुम जैसे घर पर तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया था वैसे यहाँ मैं तुम पर विश्वास दिखाया। हर एक रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा, अगर रिश्ता है तो विश्वास भी है, इज्जत भी है, प्यार भी है। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर उसे एकदम से टाइट पकड़ लेता है। अनिका अक्षय से कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षय अंक पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और एकदम से अनिका के लेबों को अपने लेबों में कैद कर लेता है, क्योंकि वह खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसकी अनिका उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। 30 मिनट बाद जब अनिका की सांस उखड़ने लगती है तब जाकर अक्षय अनिका के होठों को रहा करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अक्षरा गहरी गहरी सांस ले रही थी। इससे अनिका की अपर बॉडी अक्षय के साइन से टकरा रही थी और अक्षय के अरमान जगने लगे थे। उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। अक्षय एकदम से अनिका को फर्श पर लेता कर उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि अभी भी अक्षय के अंदर ड्रग्स का कुछ असर बाकी था। अक्षय एक झटके में अनिका के कपड़ों को उसके शरीर से आजाद कर देता है और खुद के भी दोनों अपनी ही मोहब्बत भरी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन इस बात से अनजान कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। शायद कोई अपना उनसे दूर जाने वाला था, एक ऐसा इंसान जिसे अनिका इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उस ये ट्रैक में स्टार्टिंग में ही सोच लिया था, क्योंकि यह आना ही था। कहानी की डिमांड भी इसी पर है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा कि मैं गलत किया या कुछ भी, लेकिन ये कहानी की डिमांड थी, इसलिए ये तो होना ही था। कहानी में जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर कहानी हैप्पी एंडिंग हो यह जरूरी तो नहीं है। न कुछ कहानी अधूरी ही रह जाती है, जैसे इस कहानी में किसी की कहानी अधूरी रहने वाली है, वह आपको आगे पता चलेगा। दोपहर के 5 बजे जाकर अक्षय की नींद खुलती है तो वह अभी भी अनिका के अंदर ही उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। वह एकदम से अनिका के ऊपर से हटा है तो अनिका की एक चीज पूरे कमरे में घूम जाती है। ये देखकर अक्षय अनिका की अपनी बाहों में उठाकर कहता है, तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? अनिका, तुम पागल हो क्या? ऐसी कौन करता है? अच्छा बाबा, गलती हो गई यार, मुझे ऐसे नहीं उठाना चाहिए था। मैं थोड़ी देर और तुमसे प्यार करता हूँ तो सही रहता ना। अनिका, पागल हो गए हो? पूरी सुबह से तो तुमने मुझे परेशान कर रखा है। अक्षय, अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें घर भी जाना है। अर्शी हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। जाना तो है, चलो फिर चलते हैं। दोनों बात लेकर कपड़े चेंज करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वह दोनों ही कल रात से घर नहीं गए थे और अर्शी घर पर परेशान हो रही थी। जैसे ही अक्षय और अनिका घर में कदम रखते हैं, पूरे घर की हालत देखकर एकदम से दोनों पैनिक फट जाते हैं, क्योंकि घर का सारा सामान टूटा हुआ जमीन पर बिक रहा था और जमीन पर जगह जगह खून के निशान के। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वह पूरे घर में पागलों की तरह अर्शी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अर्शी वहां कहीं भी नहीं थी। ये देखकर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उन दोनों को सीढ़ियों के नीचे से किसी के करने की आवाज आती है। जब वह दोनों उधर देखते हैं तो वह अर्शी की नैनी थी, जो अर्शी का ख्याल रखती थी। वह इस वक्त खून से लगभग वहां पड़ी हुई थी। अक्षय और अनिका का भागकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, किसने किया ये सब और अर्शी कहाँ है? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं अक्षय और अनिका के हाथ को पकड़कर रहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैडम, मैं आशिक बिटिया का ख्याल नहीं रख पाई। वह आदमी आरसी बिटिया को लेकर चला गया। मैंने अर्शी दिया को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भी मार दिया। प्लीज उससे बचा लीजिए, वह बिटिया को कुछ कर देगा। अक्षय, किसकी हिम्मत हुई अक्षय राजपूत के घर में घुसकर उसकी बेटी का किडनैप करने की? क्या तुमसे जानती हो? नहीं सर, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं उसे पहचान सकती हूँ। अक्षय अपना फोन निकालकर उसमें से सुमित की तस्वीर नैनी को दिखाता है तो मैंने उसे तस्वीर को देखकर हमें अपनी गर्दन हिलाकर वही अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसी के साथ वह इस दुनिया से अलविदा कह जाती है। अक्षय गुस्से में पागल हो चुका था, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित है, उसका सौतेला भाई। अब उसे डर लग रहा था कि वह पागल आदमी अर्शी के साथ कुछ करना दे। वही अक्षय, अनिका, सब कोई अर्शी को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अर्शी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हर एक जगह उन लोगों ने ढूंढ ली थी, लेकिन कहीं भी अर्शिया ने नहीं मिली थी। तभी अचानक से अक्षय
के फोन पर एक अननोन नंबर से एक वीडियो आता है। वह वीडियो देखने के बाद अक्षय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे वीडियो में अर्शी को बांधकर एक तेजाब के टैंकर में लटकाया गया था जिसमें धुआं निकल रहा था। ये देखकर अक्षय की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वहीं अनिका घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे, अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे, अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस स्टोरी की रेटिंग रिव्यूज बहुत कम हो गए हैं। आपको पता है ओनली 7% लोग सिर्फ इस स्टोरी को डिलीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बार बार इस स्टोरी से रिलेटेड मेल्स आ रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी इस स्टोरी को 2 एपिसोड में ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि बोलोगे इस नोवेल को बंद करें, उससे तो बेहतर है ना कि मैं इस नॉवेल को बंद कर देता हूँ। लेकिन ये स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अक्षय गुस्से में पागल हो चुका था क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित है, उसका सौतेला भाई। अब उसे डर लग रहा था कि वह पागल आदमी अर्शी के साथ कुछ करना दे। वही अक्षय अनिका सब कोई अर्शी को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अर्शी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हर एक जगह उन लोगों ने ढूंढ ली थी लेकिन कहीं भी अर्शिया ने नहीं मिली थी। तभी अचानक से अक्षय के फोन पर एक अननोन नंबर से एक वीडियो आता है। वह वीडियो देखने के बाद अक्षय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे वीडियो में अर्शी को बांधकर एक तेजाब के टैंकर में लटकाया गया था जिसमें धुआं निकल रहा था। ये देखकर अक्षय की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वहीं अनिका घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे, अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया में जिएगी और वादा करता हूँ तुमसे, अगर मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया ना तो मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। फिर सोच लेना तुम कि मैं भी एक धोखेबाज था जो तुम्हें धोखा देकर चला गया। अक्षय अनिका को वहीं छोड़कर घर से बाहर जाने लगता है। अनिका भागकर अक्षय को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे मेरा पति और मेरी बेटी दोनों सही सलामत चाहिए, मैं आप में से किसी एक को नहीं हो सकती, इसलिए आपको भी वापस आना होगा अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि मैं आप कोई भी गम बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हूँ। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाए, मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी आपका इंतजार करेगा, हम दोनों आप दोनों की लौटने का इंतजार करेंगे और आप दोनों को लौट कर आना होगा। अक्षय का हाथ पकड़कर कहता है, वादा करो अनिका, अगर मैं लौटकर नहीं आया तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो कि कभी पीछे पलटकर नहीं देखोगी कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई अक्षय राजपूत मौजूद भी था, वादा करो मुझसे। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम का उम्र मेरे साथ, हम अपने जवानी से अपना बुढ़ापा देखेंगे, अपने बच्चों की जवानी देखेंगे। अभी तो हमें अर्शी को पलकोस कर बड़ा करना है, अभी तो हमें अर्शी को डॉक्टर बनना है, फिर उसकी शादी करनी है। तुम ऐसे कैसे फालतू की बकवास कर सकते हो? मुझे तुम दोनों वापस चाहिए अक्षय, तुम दोनों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आज की यह लड़ाई 2 भाइयों के बीच की है और मैं जानता हूँ इस मैसेज जीते जिसकी भी हो लेकिन हर दोनों की ही होगी। हम दोनों एक पिता की संतान होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। वह गलत रास्ते पर चल रहा है और मैं सही रास्ते पर, लेकिन आज उसने मेरी बेटी को किडनैप करके अपनी मौत को दावत दी है और मैं उससे बिना मार नहीं सकता। अक्षय के हाथ को पकड़कर कहती है, वादा करो कि तुम वापस लौट कर आओगे। अक्षय, मैं वादा करता हूँ कि मैं अर्शी को सही सलामत लेकर आऊंगा। अक्षय हैरानी से अनिका को देखने लगता है। अनिका अपना सच का कर कहती है, मैं आपको ये सच बताने वाली थी लेकिन फिर वह पूजा वाला कांड और उसके बाद आखिर इसलिए नहीं बता पाए, लेकिन आप सही सलामत वापस आओगे, वादा करके जाए। अक्षय, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमारी अर्शी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े, और अगर मैं ना रहूं ना तो अपना ख्याल रखना। अक्षय अनिका को वहीं छोड़कर चला जाता है। अनिका रोते हुए जाते हुए अक्षय को देखती रहती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का एक टुकड़ा उसके दिल से कहीं दूर जा रहा है।
अक्षय ने अपने सारे बॉडीगार्ड को उसे एरिया में फैला दिया था जहां की लोकेशन अक्षय को मिली थी, लेकिन जो लोकेशन अक्षय को मिली थी उसे लोकेशन पर तो सुमित था ही नहीं, वह कहीं और था। उसे पूरे एरिया को सर्च करने के बाद अक्षय अपना सर्च करके खड़ा हो जाता है। तभी अक्षय के पास उसका ड्राइवर आता है और कहता है, सर हमें लगता है उसने हमें गुमराह किया है, इसीलिए तो उसने आपको उसे नंबर से कॉल किया कि आप वह लोकेशन ट्रैक करके गलत दिशा में जैन सर हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा वरना वह अर्शी बिटिया को कुछ भी कर सकता है। अक्षय पागलों की तरह पूरे जंगल में अर्शी को ढूंढता घूम रहा था, लेकिन उसे अर्शी का कोई सुराग नहीं मिलता है। अक्षय पूरे जंगल में घूमने के बाद वह जंगल से बाहर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे पूरे जंगल को देखकर कहता है, ये जंगल मेरा घर है, बचपन से जंगल में खेलते आया हूँ मैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि इस जंगल का कोई राज मुझे पता ना हो, लेकिन इस जंगल में तो मेरी बेटी नहीं है, ये पक्का है। मुझे पता करना होगा कि वह कहाँ है और सुमित ने हमें गुमराह क्यों किया और सुमित के साथ वो कौन इंसान मिला हुआ है जिसे मेरी हर एक चीज की खबर है। तभी अक्षय का फोन रिंग करने लगता है। अक्षय जब फोन को देखा है तो उसे पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अक्षय तुरंत उसे नंबर को पहचानकर कॉल उठा लेता है। तभी दूसरी तरफ से सुमित की हंसने की आवाज आती है, क्यों नहीं मिली बहू, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वह तो वहां है ही नहीं जहां तुमसे ढूंढ रहे हो। वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं तुम्हें उसे तक पहुंच नहीं दूंगा जैसे तुमने मुझे मेरी माँ और पापा तक नहीं पहुंचने दिया था, और जब तक तुम पहुंचोगे ना तब तक तुम्हारी बेटी भी बहन पहुंच चुकी होगी जहां तुमने मेरी माँ और मेरे बाप को भेजा था। अक्षय सुमित से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी से ही सालाना चाहिए। सुमित, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं तुम्हारी जान चाहिए, और जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है ना तो ढूंढ ले अपनी बेटी को। तू जितना वक्त उसे घूमने में लगाएगी ना मौत उसके उतने ही करीब जानी जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा ना तो वीडियो जो भेजी है वह देख ले, क्योंकि अगर तुम उसे जगह को पहचान कर अपनी बेटी तक पहुंच गया तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं पहुंच पाया तो तुझे अपनी बेटी की हड्डियां भी नहीं मिलेगी। अक्षय एक बार फिर उसे नंबर को ट्रेस करता है जो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर दिख रहा था। अक्षय तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उसे एड्रेस पर निकल जाता है, लेकिन वहां तो सिर्फ वीराना था, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। अक्षय पागलों की तरह उन पहाड़ों में अस्सी को ढूंढता घूम रहा था। अब तो उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ नहीं थे क्योंकि वह लोग तो जंगल में ही रह गए थे और अक्षय उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाया था। अक्षय हताश होकर वहीं एक पत्थर पर बैठ जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को दबा रखा था। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगते हैं और मिट्टी उड़ने लगती है, लेकिन अक्षय पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अर्शी को सही सलामत बचाना था, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उसे हर हाल में अक्षय को बचाना था। अक्षय अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी एक बार फिर अक्षय का फोन रिंग करता है। जब वह कॉलर आईडी देखा है तो उसे पर अनिका का नाम सो रहा था। अनिका का नंबर देकर अक्षय को हिम्मत नहीं होती कि वह उसे फोन उठाकर यह बता सके कि वह अभी तक अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वह अनिका के फोन को काट देता है। तभी दोबारा फिर फोन बजने लगता है। इस बार जब अक्षय देखा है तो यह वही अननोन नंबर था जिससे सुबह तो उसे कॉल कर रहा था। वह दोबारा से इस कॉल को रिसीव करता है तो उधर से सुमित की आवाज आती है, क्यों मिल लिया अपनी बेटी से या नहीं मिल पाया? तो कितना बेवकूफ है तू, मुझे मेरी लोकेशन से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम भूल गया कि यह टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर अपने दिमाग पर छोड़ देगा तो अपनी बेटी तक पहुंच पाएगा। चल छोड़, मैं तुझे रियल लोकेशन सेंड करता हूँ, पहुंच जा वहां पर। अगर तू 10 मिनट में पहुंच गया तो मैं तेरी बेटी को छोड़ दूंगा, और अगर 10 से 11 मिनट भी हुई ना तो तुझे तेरी बेटी की हत्या मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसे तेजाब के भरे ट्रक में डाल दूंगा। अक्षय जब उसे एड्रेस को देखा है तो वह इन सब से बाहर दूसरे शहर के जंगल का एड्रेस था। अक्षय अपनी स्पीड से गाड़ी चलाकर 9 मिनट में ही वहां पहुंच जाता है। आज उसने ऐसा कोई रूल नहीं था जो तोड़ा नहीं था, क्योंकि उसके लिए इस वक्त उसकी बेटी की जिंदगी ज्यादा मायने रखती थी। कोई रूल्स नहीं जब वह वहां पहुंचता है। अक्षय सुमित की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था और वह जैसे ही अंदर पहुंचता है सुमित के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं अक्षय सुमित से कहता है, पहले मेरी बेटी को छोड़ो, उसके बाद तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार। सुमित हंसते हुए कहता है, शर्त रखने वाली हालत में मौजूद हो इस वक्त? मुझे तो नहीं लगता। डी अक्षय राजपूत आज मेरी कदमों में पड़ा है, कितना हसीन पल है, कैसे मजा आएगा जब तुझे मरने के बाद मैं तेरी बीवी के साथ हर रात सुहागरात मनाऊंगा और उसे हर रोज नए आती है भेजूंगा, मजा आएगा ना कहीं। सुमित की इतनी गंदी बातें सुनकर अक्षय का खून हो जाता है। वह अक्षय को कर से एक लटा में आता है और उसके सामने दीवार में जाकर लगता है। अक्षय सुमित का कॉलर पकड़ के कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतनी गंदी सोच रखने की? वह टक्कर है, टक्कर तो जैसा उसके आसपास भी नहीं जा सकता।
और तू उसे पर एक नज़र भी डाले ये भी मुझे बर्दाश्त है। तभी उसे अर्शी के सीखने की आवाज आती है। वह जब ऊपर देखा है तो धीरे धीरे अर्शी की रस्सी उसे हिसाब के टैंक में जाती जा रही थी। ये देखकर भागकर अक्षय उसे रस्सी को पकड़ लेता है जिसे सुमित के इशारे पर उसके एक आदमी ने काट दिया था। उस रस्सी को पकड़ लेता है वही सुमित और सुमित के आदमी अक्षय मुझे मारने में लगे हुए थे, लेकिन अक्षय फिर भी उसे रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सुमित अक्षर से कहता है कि वो अपनी सौतेली बेटी को बचाने के लिए अपनी जान देने पर चले हो, मर जाने दो ना। ऐसे अक्षय सुमित की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा है और कहता है वह मेरी बेटी है, उसे किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना, और मैं तो अपनी बेटी को यहाँ से बचा कर लेकर जाऊंगा ही, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा ये याद रखना। वही अक्षय की हालत सुमित ने बहुत खराब कर दी थी। तभी सुमित अक्षय के हाथ पर चोट से डंडा मारता है और वह रस्सी जैसी अक्षय के हाथ से छुट्टी है। अक्षय की हार्टबीट बढ़ जाती है। तभी वह देखता है उसे रस्सी को किसी और ने पकड़ा है। जब अक्षय अपनी नजर घुमा कर देता है तो वह समय था जिसने उसे रस्सी को पकड़ा था और टैंकर पर सूर्यांश खड़ा था जिसने अर्शी को पकड़ा था। सुमित को पकड़ के खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मान था। सुमित हंसते हुए समय सूर्यांश और मां की तरफ देखकर कहता है, ले अक्षय तेरी बीवी के और दो आशिक आ गए, वैसे मानना पड़ेगा तेरी बीवी है बहुत गजब की औरत। तभी तो जो भी उसे देखा है उसके पीछे पागल हो जाता है, चाहे वह समय मल्होत्रा हो, चाहे वह सूर्यास्त राणा हो और चाहे वह मान खुराना हो। क्यों मन सही कहा ना, पहली नजर में ही दिल दे बैठा था अपनी भाभी को, लेकिन बेचारे का दिल टूट गया जब उसे तुम्हारी पत्नी के रूप में देखा। अक्षय जोर से चीखते हुए कहता है, बकवास बंद कर अपनी, अरे सच बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं होता तो अपने दोस्त से पूछ ले, तुम सब पर बहुत टाइप नजर थी मेरी। और चल समय तुझे आज मैं सच बताता हूँ, तेरी जिंदगी से जुड़ा जी बेटी को बचाने के लिए अक्षय ने अपनी यह जिंदगी खराब की है। ना वह अक्षय की नहीं बल्कि तेरी बेटी है, अर्शी समय और अनिका की बेटी है, जिसे अनिका ने समय से छुपा कर रखा था। जिस वक्त तुमने मुक्ति से शादी करने का फैसला लिया था उसे वक्त आने का प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी बेटी को अक्षय ने अपनी बेटी बनाया। समय हैरानी से अक्षय को देख रहा था। वहीं अक्षय जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सुमित के आदमियों ने उसके पैरों पर वार किया था और वह ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अक्षय अपनी लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ा होता है और सुमित के कॉलर को पढ़कर कहता है, मेरी बेटी को मारने की कोशिश की ना तुम्हें, मैं तुझे कितनी मौत मरता हूँ। वेल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना अपशब्द बोलने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ टांगने की। अक्षय बार बार सुमित को मारता जा रहा था। वहीं सुमित बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक सूर्यांश ने अर्शी को ऊपर से उतरकर अपनी बाहों में भर लिया था। समय अर्शी के पूरे चेहरे को चूम रहा था। अर्शी उन दोनों से अलग होकर भागकर अक्षय के पैरों से लिपट जाती है और कहती है, डैडी यह गंदी अंकल ने मुझे मारा। वह अपना गाल दिखा देती है जहां अभी भी सुमित के उंगलियों के निशान बने हुए थे। तभी उसे माहौल को चीरते हुए एक गोली की आवाज पूछता है और वही एक धाम की आवाज के साथ सब कुछ खामोश हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बताए किसको लगी गोली, समय या अक्षय? क्योंकि इन दो में से ही किसी एक की मौत होगी। सुमित तो मरेगा बट समय और अक्षय में से आज किसी एक की मौत होने वाली है। तो कमेंट करके जरूर बताए कि किसको लगी थी गोली, अक्षय या समय। अक्षय जोर से चीखते हुए कहता है, बकवास बंद कर अपनी, अरे सच बोल रहा हूँ, विश्वास नहीं होता तो अपने दोस्त से पूछ ले, तुम सब पर बहुत टाइप नजर थी मेरी। और चल समय तुझे आज मैं सच बताता हूँ, तेरी जिंदगी से जुड़ा जी बेटी को बचाने के लिए अक्षय ने अपनी यह जिंदगी खराब की है। ना वह अक्षय की नहीं बल्कि तेरी बेटी है, अर्शी समय और अनिका की बेटी है, जिसे अनिका ने समय से छुपा कर रखा था। जिस वक्त तुमने मुक्ति से शादी करने का फैसला लिया था उसे वक्त आने का प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी बेटी को अक्षय ने अपनी बेटी बनाया। समय हैरानी से अक्षय को देख रहा था। वहीं अक्षय जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सुमित के आदमियों ने उसके पैरों पर वार किया था और वह ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अक्षय अपनी लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ा होता है और सुमित के कॉलर को पढ़कर कहता है, मेरी बेटी को मारने की कोशिश की ना तुम्हें, मैं तुझे कितनी मौत मरता हूँ। वेल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना अपशब्द बोलने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ टांगने की। अक्षय बार बार सुमित को मारता जा रहा था। वहीं सुमित बेहोश होकर गिर जाता है। तब तक सूर्यांश ने अर्शी को ऊपर से उतरकर अपनी बाहों में भर लिया था। समय अर्शी के पूरे चेहरे को चूम रहा था। अर्शी उन दोनों से अलग होकर भागकर अक्षय के पैरों से लिपट जाती है और कहती है, डैडी यह गंदी अंकल ने मुझे मारा। वह अपना गाल दिखा देती है जहां अभी भी सुमित के उंगलियों के निशान बने हुए थे। तभी उसे माहौल को चीरते हुए एक गोली की आवाज पूछता है और वही एक धाम की आवाज के साथ सब कुछ खामोश हो जाता है। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जब सब लोग देखते हैं तो एक दम की आवाज आती है। तभी अक्षय जमीन में गिर जाता है। अक्षय को इस तरह गिरता देख माँ उसकी तरफ भागता है और कहता है, तभी एक और चीखने की आवाज आती है। सब लोग उधर देखते हैं तो वह उस गोली की आवाज थी जो अभी अभी उसे फैक्ट्री में आई हुई एनिका ने चलाई थी सुमित के ऊपर।
सुमित वही लड़का आकर गिर जाता है और इसीलिए साथ ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि अनिका ने गोली बीचों बीच उसके माथे पर मारी थी। तभी वह भागकर अक्षय के पास जाती है। अक्षय धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था। अनिका चिल्लाते हुए मान से कहती है जल्दी से हॉस्पिटल चलो। मान अब जाकर अपने होश में आता है। तभी समय भागते हुए आकर अक्षय को अपनी बाहों में उठकर बाहर की तरफ भाग जाता है। वही सूर्यांश ने अर्शी को अपनी गोद में पकड़ रखा था। अर्शी अक्षय को इस तरह देखकर बहुत जोर जोर से हो रही थी। सभी लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहां से हॉस्पिटल का रास्ता 3 घंटे का था और 3 घंटे का रास्ता समय में 1 घंटे में पूरा कर दिया था। 1 घंटे में उनकी गाड़ी मुंबई के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल के आगे रुकती है और जल्दी से समय अक्षय को लेकर अस्पताल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही अनिका भागते हुए जा रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। समय और अक्षय सूर्यांश मान सबको पहचान के डॉक्टर तुरंत ही अक्षय को एडमिट कर लेता है क्योंकि वह जानता था कि अक्षय कौन है। वह अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वही अभी भी अर्शी सूर्यांश की बाहों में से सक रही थी। जब अनिका की नजर उसे पर पड़ती है तो वह उसे अपने सीने से लगा लेती है। तभी उसे माहौल में अर्शी की बहुत ही आवाज आती है, डैडी को कुछ नहीं होगा ना। अर्शी मासूम। अब बात सुनकर सबकी आंखों में नमी उतर जाती है। समय की नजर तो हर वक्त अर्शी के मासूम चेहरे पर कि उसे आज अपने आप से नफरत हो रही थी कि क्यों उसने अनिका को छोड़कर मुक्ति को चुना था। अगर वह गलती न करता तो आज उसके पास उसकी अनिका और उसकी अर्शी दोनों होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन समय के दिल में यह बात जरूर थी कि क्यों अनिका ने उसे अर्शी के बारे में नहीं बताया, क्यों उसे हमेशा अपनी बेटी से महरूम न रखा। समय अनिका से बात करना चाहता था लेकिन फिर अनिका की हालत देखकर वह कुछ भी नहीं कहता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अक्षय का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। गोली उसके दिल के पास लगी थी इसलिए ऑपरेशन में रिस्क ज्यादा था। अनिका मान की तरफ देखकर कहती है मान आप अर्शी को लेकर घर चले जाए क्योंकि अर्शी अक्षय की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं नहीं चाहती जब अक्षय ठीक हो तो वह अर्शी की ऐसी हालत देखकर मुझ पर नाराज हो, मुझसे गुस्सा करे। वही अनीता की बातें सुनकर अर्शी अनिका के पर को पकड़ लेती है और कहती है आशिक कहीं नहीं जाएगी। डैडी को छोड़कर, डैडी को चोट लगी है, उनके खून निकल रहा था इसलिए अर्शी डैडी को छोड़कर कहीं मिल जाएगी। वह बार बार एक ही बात बोल रही थी। अर्शी की बातें सुनकर समय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी बेटी आज उसके बजाय किसी और के लिए रो रही थी। उसे अपना पिता करने की बजाय वह किसी और को अपना पिता मानती थी। यही सब बातें आज समय को अपने दिल में उसे का बोझ पड़ा देती हैं जो उसने अनिका के साथ किया था। समय ने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में अपना घर उजाड़ दिया था। जिस घर में उसकी बीवी के साथ साथ उसकी में बेटी भी थी जो आज उसके सामने होकर भी उसके सामने नहीं थी, उसका खून होते हुए भी आज वह किसी और की बेटी थी। यही सब बातें समय की आंखों से आंसू बहाने के लिए काफी थी। अनिका की हालत वक्त बीतने के साथ खराब होती जा रही थी। वही अनिका बेहोश होकर इस ब्रांच पर गिर जाती है। समय जल्दी से अनिका को उठाकर पासी में खाली एक रूम में लिटा देता है। डॉक्टर जाकर उनका कुछ चेक करती है और बाहर आकर उन तीनों की तरफ देखकर कहती है देखिए उन्हें ऐसी हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप लोग नहीं जानते हैं ऐसी हालत में स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी और उनके होने वाले बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। जैसे ही समय की कानों में होने वाले बच्चों की आवाज पड़ती है उसके पर खड़ा जाते हैं। वह एक डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर रहती है शायद आप लोगों को पता नहीं था अनिका मंथ प्रेग्नेंट है। अर्शी डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है अंकल अर्शी के पास छोटा भाई आने वाला है ना। डॉक्टर अर्शी के सिर पर हाथ रखकर कहता है पता नहीं बेटा भाई आएगा या बहन लेकिन हाँ छोटा बेबी जरूर आएगा। ऐसी खुश होकर कूदने लगती है। कहीं आज समय को ऐसा लगा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही गुजर गई। उसे ऐसा लगता था कि आने का सिर्फ उससे बदला लेने के लिए अक्षय के साथ है। लेकिन आज उसके मां बनने की खबर सुनकर समय के अंदर जो उम्मीद थी अनिका के वापस लौटने की वह उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि वह जानता था अनिका बिना किसी रिश्ते बिना किसी फीलिंग्स के अक्षय को अपने करीब नहीं आने देती। लेकिन अगर वह अक्षय की बच्चों की मां बनने वाली है इसका मतलब वह अक्षय के साथ अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अक्षय का अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ अनिका को भी होश आ जाता है। अनिका वापस से वहीं आकर बैठ जाती है। सब लोग उसे मनाने की और आराम करने के लिए मनाते हैं लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। माँ ने अपनी माँ के जरिए अर्शी को घर भेज दिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अर्शी के मासूम दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। रात से सुबह हो गई थी लेकिन डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं अनिका डर घबराहट बेचैनी की वजह से अपने पैरों को तेज तेज चल रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और डॉक्टर स्केटिंग बाहर आती है। डॉक्टर अनिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखिए मैसेज राजपूत हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमने उनकी गोली तो निकाल दी है बट गोली उनके दिल के बहुत करीब लगी। अनिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखिए मैसेज राजपूत हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमने उनकी गोली तो निकाल दी है बट गोली उनके दिल
दिल के बहुत करीब लगी थी, इसलिए ऑपरेशन रिस्की था। अब तो उनके होश में आने के बाद ही उनकी कंडीशन का पता चल सकता है, लेकिन हम यही कहेंगे या अगर उन्हें 12 घंटे में होश नहीं आता है तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं एनिका धाम से एक बार फिर ब्रांच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं वह बार बार उसे ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी, जहां से थोड़ी देर बाद अक्षय को बाहर लाया गया। अनिका अक्षय के करीब जाने की कोशिश करती है तो बहुत वॉइस उसे मना कर देते हैं और अक्षय को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। अक्षय की हालत देखकर अनिका को कोई होश ही नहीं था। वही समय अनिका की ऐसी हालत देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाता। हमेशा टू एरोगेंट और हार्टलेस रहने वाला समय भी आज अनिका की हालत देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पाया था। सूर्यांश अनिका के पास आता है और कहता है, अगर तुम खुद को इतना बेसहारा कमजोर करने लगोगे ना तो तुम अक्षय का और अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखोगी। अक्षय को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी बेटी को भी और तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी। अगर तुम खुद को इस तरह टूटने दोगी तो फिर तुम टूटकर ही बिखर जाओगी। मैं अनिका को नहीं जानता जो रात से अभी तक आंसू बहा रही है। मैं तो उसे अनिका को जानता था जिसने मेरे भाई की एक धोखे के बदले उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था, जिसने अपने पिता का सच जानने के बाद उनसे अपना हर रिश्ता तोड़ दिया था। वह तब भी टूटकर नहीं बिखरी थी तो आज कैसे भी कर सकती है। अनिका एक नज़र सूर्यांश को देखने के बाद रहती है, मैं कमजोर हो गई हूँ क्योंकि अक्षय ने मुझे कमजोर बना दिया है। उसने 2 साल में मेरे हर नखरा उठाए, मेरे खाने से पहले हर चीज को मेरे सामने हाजिर कर दिया, चाहे मेरा बदला हो चाहे और कुछ भी हो। उसने मेरे कहने से पहले सब कुछ पूरा कर दिया। उसने मुझे खुद पर इतना डिपेंड करना सिखा दिया सूर्यांश की मैं उसके बिना अपनी जिंदगी में भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम लोगों को अर्शी का सच पता चल गया है। अर्शी 3 महीने मेरे पेट में थी जब अक्षय ने मेरी जान और मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जान बचाई थी। फिर वो हर पल हर एक सेकंड साईं की तरह मेरे साथ रहता था, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। जिन सब की उम्मीद मैं कभी समय से की थी वह सब कुछ वह करता था। जानते हो, जब मेरी डिलीवरी हो रही थी और मैं लेबर रूम में थी, मैं तरफ से ठीक रही थी, चिल्ला रही थी, तब भी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था एक दोस्ती के सिवा। तब भी वह उसे बात के अंदर घुस गया था। उसकी नजरें मेरे चेहरे से कहीं और इसलिए ही नहीं थी। वह उसे वक्त भी मुझे हिम्मत देता रहा था। जब मैंने अर्शी को जन्म दिया तो उसे सबसे पहले अपनी बाहों में उसी ने उठाया था। जब तक डॉक्टर ने मुझे रूम में शिफ्ट नहीं कर दिया था तब तक वह अर्शी को लेकर मेरे पास ही खड़ा रहा था। उसने अर्शी को एक पिता का प्यार दिया था और आज भी देता है। वह खुद से ज्यादा, खुद के वजूद से ज्यादा अर्शी से प्यार करता है। तू बताओ मैं कैसे ना खुद को कमजोर समझो। वह मेरी दाल बन गया था। जानते हो, एक बार किसी ने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ नाइट स्टैंड करने की सोची थी। उसे वक्त मुझे उसे हालत में देखकर भी उसने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया था, बल्कि मुझे उन लोगों के चंगुल से बचाकर लेकर गया था और फिर मुझसे शादी की थी। उसके बाद कभी उसने मेरे ऊपर अपना हक नहीं जाते, कभी मुझे एक पति होने का नहीं मांगा। वह उसे घर में सिर्फ मेरी बेटी का पिता बन के रहता था। धीरे धीरे उसकी अच्छाइयां कब मेरे दिल में घर कर गई मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा जरूरी हो गया, कब वह मेरे लिए मेरे जीने की वजह बन गया, कब को मेरे लिए मेरे दिल की धड़कन बन गया, कब उसने मेरे दिल में अपने लिए खूब मुकाम हासिल कर लिया जो शायद कभी समय भी नहीं कर पाया था, क्योंकि समय ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया था, समय ने कभी मेरा साथ नहीं दिया था। समय ने हमेशा मेरे ऊपर सबको रखा और अक्षय ने हमेशा सबसे ऊपर मुझे रखा। उसने कभी भी मेरी बिना इजाजत की कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं उसकी हाइड आइडेंटिटी को नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना तब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए वह आज भी वही अक्षय था जिसने मेरी बेटी के जन्म के वक्त हर पल मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। मेरे हर नखरा, हर मूड स्विंग को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तुम बताओ सूर्यांश, ऐसे इंसान से मैं कब तक ना मोहब्बत करती, कब तक उसे अपनी जिंदगी में जगह नाती थी, कब तक उसे अपना पति ना मानती। और आज उसकी निशानी मेरे पेट में पल रही है, लेकिन भगवान इस बार मुझे मेरे अपने को नहीं छीन सकता। मैं अक्षय को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं उसके बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकती। जानते हो, जब मैंने सोचा हालत में देखा ना मेरी सांसों अटक गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैं उसे इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दे सकती और वह मुझसे दूर जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि मौत को भी मेरी इजाजत लेकर उसके करीब आना होगा, तो वह अपना पता नहीं तोड़ सकता। मैं याद दिलाऊंगी उसे उसका वादा कि वह मुझे बीच मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। उसे वापस आना होगा मेरे लिए, अर्शी के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर वह मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा बिना तुम्हें उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। समय अनिका के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं मानता हूं अनिका, मैं बहुत सी गलतियां की, गलतियों का नाम नहीं दूंगा, गुनाह किए थे मैंने, लेकिन मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा, ये सजा तुमने खुद अपने लिए चुनी थी। समय और अक्षय ने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह चाहता तो मुझे उसी दिन रोड पर छोड़कर जा सकता था। अगर वह उसे दिन चला गया होता ना तो ना आज मैं जिंदा होती और ना ही मेरी बेटी। मैं मानती हूँ उसके अंदर तुम्हारा खून है, लेकिन उसके अंदर परवरिश अक्षय की है और खून से ज्यादा परवरिश बोलती है समय। और देख लेना
अर्शी अक्षय को ही चुनेगी और किसी और को नहीं, क्योंकि अर्शी के लिए अक्षय ही उसका पिता है और हमेशा रहेगा। क्या समय अर्शी को अपने साथ लेकर जाएगा? क्या अक्षय को होश आप आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। समय ने हमेशा मेरे ऊपर सबको रखा और अक्षय ने हमेशा सबसे ऊपर मुझे रखा। उसने कभी भी मेरी बिना इजाजत की कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं उसकी हाइड आइडेंटिटी को नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना, तब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए वह आज भी वही अक्षय था जिसने मेरी बेटी के जन्म के वक्त हर पल मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। मेरे हर नखरा, हर मूड स्विंग को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तुम बताओ सूर्यांश, ऐसे इंसान से मैं कब तक ना मोहब्बत करती, कब तक उसे अपनी जिंदगी में जगह नाती थी, कब तक उसे अपना पति ना मानती। और आज उसकी निशानी मेरे पेट में पल रही है, लेकिन भगवान इस बार मुझे मेरे अपने को नहीं छीन सकता। मैं अक्षय को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं उसके बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकती। जानते हो, जब मैंने सोचा हालत में देखा ना, मेरी सांसों अटक गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैं उसे इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दे सकती, और वह मुझसे दूर जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि मौत को भी मेरी इजाजत लेकर उसके करीब आना होगा, तो वह अपना पता नहीं तोड़ सकता। मैं याद दिलाऊंगी उसे उसका वादा कि वह मुझे बीच मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। उसे वापस आना होगा मेरे लिए, अर्शी के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर वह मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा बिना तुम्हें, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। समय अनिका के सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं मानता हूं अनिका, मैं बहुत सी गलतियां की, गलतियों का नाम नहीं दूंगा, गुनाह किए थे मैंने, लेकिन मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा, ये सजा तुमने खुद अपने लिए चुनी थी। समय और अक्षय ने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह चाहता तो मुझे उसी दिन रोड पर छोड़कर जा सकता था। अगर वह उसे दिन चला गया होता ना, तो ना आज मैं जिंदा होती और ना ही मेरी बेटी। मैं मानती हूँ उसके अंदर तुम्हारा खून है, लेकिन उसके अंदर परवरिश अक्षय की है, और खून से ज्यादा परवरिश बोलती है समय। और देख लेना, अर्शी अक्षय को ही चुनेगी और किसी और को नहीं, क्योंकि अर्शी के लिए अक्षय ही उसका पिता है और हमेशा रहेगा। समय एक नज़र अनिका को देखा है और कहता है, तुम भी मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, अनिका परवरिश से ज्यादा खून बोलता है, और जिस दिन अर्शी को ये पता चल जाएगा ना कि मैं उसका पिता हूं, तो वह सिर्फ मेरे पास आएगी, और यह बात मैं तुम्हें गारंटी से लिख कर दे सकता हूं। अनिका एक नज़र समय को देखते हैं और कहती है, कुछ भी कर लो, लेकिन अर्शी को अक्षय से कोई अलग नहीं कर सकता, ना तुम ना मैं ना खुद अर्शी। और जिस दिन मैंने अर्शी को तुम्हारी किए हुए हर एक बात बता देना, उसे दिन के बाद आज से तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। और अगर तुमने कभी अर्शी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, या उसे अक्षय से या मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो उसे दिन मैं उसे सारा सच बताऊंगी कि तुमने क्यों मुझे छोड़ा था, क्या वजह थी, और उसके जन्म का सच भी। खुद सोच लेना कि बेटी का प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसकी नफरत बेइंतहा मिलेगी। LLL समय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अनिका, अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं यह जरूर करूंगी, और मेरे पास हर एक सबूत है जो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। आज तुम्हें पता चल गया कि अर्शी तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हारे अंदर दिल आ गया। उसे वक्त तुम कहाँ गए थे जब तुम मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते थे और मेरी बेटी को नाजायज? उसे दिन तो मैं नहीं पता था। समय, मैं मानता हूँ वह मेरी गलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे मेरी बेटी को ही अलग कर दिया जाए। वह मेरी बेटी है, समय मल्होत्रा की बेटी। अनिका, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता होने का हक दिलवा दूंगी। समय, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? अनिका, जो तुमने मेरे साथ किया था, अगर वही तुम्हारी बहन के साथ हुआ होता, कनक के साथ हुआ होता, तो क्या तुम वही बोलते जो तुम आज बोल रहे हो? समय, इन सब में कनक कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि कनक इन सब में बीच में नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया वही अगर राघव कनक के साथ करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? गौरी के साथ जो भी हादसा हुआ उसमें तुम्हारी बीवी मुक्ति का हाथ था, और तुम्हारी भाभी कोयल का इस बात का कैसे पश्चाताप करोगे? गौरी की जिंदगी बर्बाद करने में उन दोनों का हाथ था, फिर भी तुम दोनों भाई उन दोनों औरतों को अपने घर में रखते रहे। क्या ये थे भाई होने का फर्ज? लेकिन सॉरी तो से मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे खानदान में अपनी बेटी को भेज दूं, जहाँ न बीवियों की इज्जत की जाती है, न बहनों की मर्यादाओं की परवाह की जाती है। अगर उसे वक्त तुम मुझे जो प्रपोज लेकर आए थे मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती, क्या उसके बाद कभी मैं सर उठाकर समाज में जी पाती? क्या मैं सर उठाकर अपनी बेटी से कह पाती कि यह तुम्हारे पिता है? क्या तुम मुझे वह माँ, वह सम्मान, वह अधिकार दे सकते जो अक्षय ने मुझे दिए? क्या तुम मुझे वह प्यार, वह अपनापन, सब कुछ दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। जानते हो, अक्षय मेरी माँ को ना समझना है, मेरी हाँ को हाँ समझता है। अगर मैंने उसे किसी बात का विरोध कर दिया तो मेरा अक्षय उसे काम को कभी नहीं करता। जानते हो, जैसे मुक्ति के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, वैसे ही मन की बहन अक्षय के पीछे थी। अगर अक्षय चाहता तो वह भी अपने एहसान चुकाने के लिए मुझे छोड़कर पूजा को अपना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को चुना था, अपनी दोस्ती को, अपने रिश्ते को, हर चीज को तोपर लगाकर।
समय जोर से अनिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़े ना मेरी बेटी की कस्टडी के लिए तो मैं जाऊंगा और मैं कोर्ट को ये भी बताऊंगा कि तुमने मुझे ये बात छुपा कर रखी थी। उनके हंसने लगती है और कहती है तू कितनी बड़ी बेशर्म होना, मतलब कितने भैया इंसान हो तुम। जिस आदमी ने तुम्हारी बेटी को एक नई जिंदगी दी, जिस आदमी ने हमारी बेटी को एक अच्छी परिवेश थी, तुम उसे आदमी को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हो, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की बात कर रहे हो। मिस्टर समय मल्होत्रा तुम तो बहुत एहसान फरामोश निकले। तभी वहां एक क्यूट सी आवाज घूमती है, अर्शी अपने डैडी को छोड़कर किसी के पास नहीं जाएगी और मैंने सुना आप गंदे हो, आपने मेरी मामा को चीट किया, आपने मेरी मामा को रुलाया, मैं डैडी से आपकी शिकायत करूंगी लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अंकल ने बताया कि आप मेरे पापा हो लेकिन मैं आपको अपना आपा नहीं मानती, मेरे पापा मेरे डैडी है। और अनिका के पैरों से आकर लिपट जाती है, अन्य का घर कर नकुल की तरफ देखती है। नकुल अपना सर नीचे झुका लेता है। नकुल अक्षरा का पर्सनल बॉडीगार्ड था जिसे अक्षय ने अपॉइंट किया था। अनिका अर्शी को अपनी गोद में उठाकर रहती है, बच्चे ऐसे बात नहीं करते ना, और तुम तो गुडगल हो, गुडगल बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अर्शी अनिका के गार्डन में अपना चेहरा छुपा के रहती है। मॉम इन अंकल को यहाँ से भेजो ना, इन्हें देखकर ना मुझे बहुत गंदा गंदा लग रहा है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई अनिका घर कर समय की तरफ देखती है, वही समय की आंखों में नमी आ जाती है। आज उसकी बेटी ने उसे पिता होने का अधिकार छीन लिया था, उसे अपना पिता मानने से इनकार कर दिया था। वह 3 साल की बच्ची थी, फिर भी आज उसके मुंह से वह शब्द सुनकर समय को अपने दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ था, लेकिन ये दर्द समय ने खुद ही तो चुना था अपने लिए। अगर वह उसे वक्त अनिका के साथ होता तो आज उसकी बेटी भी उसके पास होती। तभी डॉक्टर अनिका की तरफ देखकर कहते हैं मैसेज राजपूत, मिस्टर राजपूत की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है, आपको कुछ बात करना चाहता हूं, क्या आप मेरे ऑफिस में आ सकती हैं। अनिका अर्शी को नकुल को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। डॉक्टर उसे कुछ समझता है, उसके बाद उनका ऑफिस से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। नकुल उसकी तरफ देखकर कहता है क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में आंसू आने का। नकुल की तरफ देखकर कहती है अक्षय की जान खतरे में है। नकुल कैसे बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नकुल आप फिक्र मत करो भाभी, भाई को कुछ नहीं होगा, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उनके साथ भी बुरा हो नहीं सकता, भगवान उन्हें अपनी बेटी और बीवी से अलग नहीं कर सकता। तभी नकुल कहता है भाभी यहाँ दूर पहाड़ी पर एक माताजी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ अगर सच्ची श्रद्धा से कुछ मांगा जाए तो माता रानी जरूर पूरा करते हैं। उनका उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम यही रहना, और हाँ सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड को यहाँ बुलाओ, क्योंकि अर्शी का किडनैप होना इतनी मामूली बात नहीं थी, पता करना पड़ेगा कि वह इंसान कौन था जिसने सुमित को ये जानकारी दी कि हम लोग घर पर नहीं है और अर्शी घर पर अकेली है। नकुल ओके कहकर अपने भरोसेमंद सारे बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल बुला लेता है और वहां से समय और सूर्यांश भी जा चुके थे, क्योंकि वह अनिका की मुसीबत बनाना नहीं चाहते थे इसलिए, और मान भी घर चला गया था क्योंकि उसे अपनी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा था इसलिए। तभी वहां पर 8 से 10 लड़कियां आकर खड़े हो जाते हैं। सब लोग नकुल की तरफ देख रहे थे। नकुल सब की तरफ देखकर कहता है अक्षय भाई पर जानलेवा हमला हुआ है, उनके सौतेले भाई ने उन्हें गोली मारी है और अब हम सबको फर्ज बनता है कि हम भाभी और भाई और अर्शी का ख्याल रखें, इसलिए तुम सभी हॉस्पिटल में इसी फ्लो पर रहो और पूरे अस्पताल पर नजर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर का कोई बंदा यहाँ आए, क्योंकि हमारे किसी आदमी ने सुमित की मदद जरूर की थी, लोगों की मदद की थी, चाहे लालच में चाहे मजबूरी में, और हमारे धंधे में मजबूरी नहीं चलती, इसलिए पता करो कौन था वह इंसान और उसे ऐसी सजा दो जिंदगी में फिर कभी भी किसी के साथ गद्दारी ना कर सके। अनिका हॉस्पिटल से निकलकर मंदिर के चित्र चली जाती है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपने अक्षय को बचाना था। अनिका जय माता दी कहते हुए वह 2000 सीढ़ियां चढ़ने लगती है माता के मंदिर की। ऊपर से वह प्रेग्नेंट थी और कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था, उससे कमजोरी थी, वह बार बार लड़खड़ा रही थी और बार बार चल रही थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर शाम होने से पहले माताजी के मंदिर पहुंचना था, इसीलिए वह बिना रुके बिना बैठे सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। वही उसकी लगन उसकी श्रद्धा देखकर उसके आसपास आ जा रहे लोग उसकी तारीफ से कर रहे थे, लेकिन अनिका के दिमाग में तो सिर्फ अक्षय घूम रहा था, उसका खून से लगभग वह बदन घूम रहा था। इन सब में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह मां बनने वाली है, इतनी सीढ़ियां चढ़ना उसके बच्चे के लिए खतरनाक है, लेकिन इस वक्त उसे अक्षय के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। अनिका जैसे तैसे अंधेरा होने तक मंदिर में पहुंच जाती है और माता के पैरों के पास आकर को वही गिरकर भी होश हो जाती है। वही माता के मंदिर में जो महात्मा जी बैठे थे वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे जगह से उठकर बाहर आ जाते हैं और अनिका के माथे पर हाथ रखकर कहते हैं दूध दुनिया
से लड़कर आई थी। यहाँ अपनों से धोखा खाकर तुझे नया जन्म मिला था और तूने अपने इस जन्म में भी खुद के आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। महादेव और माता पार्वती इतने हृदय नहीं हो सकते तुझे तेरा सब कुछ छीन ले, क्योंकि यह लड़का तेरा नसीब है और तू अपने नसीब को कभी खुद से दूर नहीं जाने देती। तभी वह उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसके 1 सेकंड बाद ही आनिका की आंखें खुल जाती है। एनाकोंडा बाबा को देखकर असमंजस में रह जाती है। बाबा जी कहते हैं अपनी दुनिया छोड़कर तू इस दुनिया में आई है क्योंकि तेरा नसीब था यह, और माता जी ने तेरे नसीब में बहुत ही अच्छा जीवन साथी लिखा है। जी, जीवन साथी के लिए तू यहाँ दुआ मांगने आए है ना। वह जीवन साथी अपनी मौत से लड़ते हुए भी तेरे लिए भगवान से तेरी खुशियां मांग रहा है। वह लड़ाई लड़ रहा है भगवान से कि वह तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने तुझे वादा किया था कि वह तुझे किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएगा। बाबा जी की बात सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाती है। बाबा जी फिक्र मत कर, माता रानी ने तेरी पुकार सुन ली। यह जेल और यह फूल दोनों लेकर जा। ये जल की सा बंदे अपने पति के मुंह में डाल देना और यह फूल उसके सर के नीचे रख देना। 10 मिनट बाद वह होश में आ जाएगा। और एक बात, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर, उसे सिर्फ तू ही टाल सकती है। अभी वह सिर्फ एक खतरे से निकला है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अगर तू इसी तरह उसका साथ देती रहेगी तो उसे कुछ नहीं होगा। अगर तूने उसका साथ छोड़ा तो वह दुनिया से हार जाएगा। तुझे यहाँ भेजा इसलिए गया था कि तुम दोनों की किस्मत और तुम दोनों का नसीब एक दूसरे से मिला हुआ था, वरना पहली शादी में तुझे धोखा नहीं मिलता और धोखा खाने के बाद तू दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाती बेटी। इसलिए भगवान ने तेरे नसीब में खुद का अंश लिखा है। अनिका चुपकर बाबा जी को प्रणाम करती है। जब वह अपनी आंखें खुलती है तो वह बाबा जी वहां थे ही नहीं। अनिका मंदिर के चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा जी उसे कहीं नहीं मिलते। तभी वह माता रानी के चरणों में आकर बैठ जाती है और कहती है, माता जी मैं नहीं जानती कि मेरे किस पुण्य का फल अपने अक्षय के रूप में मुझे दिया है, लेकिन आप बस उसे मुझसे दूर मत करना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी और मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा हमारे प्यार की निशानियां। माता रानी इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले उसके सर से उसके पिता का साया मत छीना। जैसे ही वह सर झुकाकर माताजी के चरणों में सर रखती है, एक चुनरी अनिका के सिर पर जाकर गिरती है। जैसे ही वह अपना सर उठाकर ऊपर देखी है तो उसके पूरी मांग में माता के चरणों का सिंदूर लगा हुआ था। वह वहां से उठकर तुरंत सीडीओ की तरफ जाने लगती है। तभी पंडित जी कहते हैं, पेटी चढ़ने के लिए तो सीडीओ का रास्ता है, लेकिन जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसे चली जा। पंडित जी दूसरी तरफ इशारा करते हैं जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। अनिका पंडित जी को धन्यवाद कहकर उसे गाड़ी में बैठ नीचे के लिए निकल जाती है। 10 मिनट में वह नीचे आती है। तभी वह ड्राइवर अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको कहाँ जाना है आप बता दीजिए, मैं वहीं छोड़ दूंगा। अनिका उसे अस्पताल का रास्ता बताती है और वह ड्राइवर अनिका को अस्पताल के सामने उतारकर वहां से चला जाता है। अनिका भागते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगती है। तभी एक जोरदार टक्कर होती है और उनका वही जमीन पर गिर जाती है और अनिका के मुंह से चीख निकल जाती है। ज्ञान का वक्त से अक्षय के पास पहुंच पाएगी। कौन था जिसने अनिका को धक्का मारा? क्या निकाल के हाथों से वह पवित्र जल गिर गया? कमेंट करके जरूर बताएं। अनिका चुपकर बाबा जी को प्रणाम करती है। जब वह अपनी आंखें खुलती है तो वह बाबा जी वहां थे ही नहीं। अनिका मंदिर के चारों तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा जी उसे कहीं नहीं मिलते। तभी वह माता रानी के चरणों में आकर बैठ जाती है और कहती है, माता जी मैं नहीं जानती कि मेरे किस पुण्य का फल अपने अक्षय के रूप में मुझे दिया है, लेकिन आप बस उसे मुझसे दूर मत करना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी और मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा हमारे प्यार की निशानियां। माता रानी इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले उसके सर से उसके पिता का साया मत छीना। जैसे ही वह सर झुकाकर माताजी के चरणों में सर रखती है, एक चुनरी अनिका के सिर पर जाकर गिरती है। जैसे ही वह अपना सर उठाकर ऊपर देखी है तो उसके पूरी मांग में माता के चरणों का सिंदूर लगा हुआ था। वह वहां से उठकर तुरंत सीडीओ की तरफ जाने लगती है। तभी पंडित जी कहते हैं, पेटी चढ़ने के लिए तो सीडीओ का रास्ता है, लेकिन जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसे चली जा। पंडित जी दूसरी तरफ इशारा करते हैं जहां एक गाड़ी खड़ी थी। अनिका पंडित जी को धन्यवाद कहकर उसे गाड़ी में बैठ नीचे के लिए निकल जाती है। 10 मिनट में वह नीचे आती है। तभी वह ड्राइवर अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको कहाँ जाना है आप बता दीजिए, मैं वहीं छोड़ दूंगा। अनिका उसे अस्पताल का रास्ता बताती है और वह ड्राइवर अनिका को अस्पताल के सामने उतारकर वहां से चला जाता है। अनिका भागते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगती है। तभी एक जोरदार टक्कर होती है और उनका वही जमीन पर गिर जाती है और अनिका के मुंह से चीख निकल जाती है। अनिका जब सामने देखती है तो सामने मान खड़ा था। मान को अपने सामने देखकर अनिका एक पल को तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह दूसरे ही पल उठकर खड़ी होकर मान से कहती है, तुमने मुझे गिराया क्यों? मान अनिका के बालों को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तेरी वजह से आज मेरी बहन की यह हालत है और मैं तुझे कभी माफ नहीं। पहले ही मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तेरी जिंदगी मैंने नरक ना बना दी तो कहना क्या गलती थी मेरी बहन की? बस इतनी कि वह प्यार करती थी, अक्षय से शादी करना चाहती थी उसे, लेकिन तू हमेशा उसके बीच में आ गई। तेरी वजह
से अक्षय ने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया। मैंने उससे लड़की को बोला था कि मैं अक्षय को मना लूंगा तुझे छोड़कर उससे शादी करने के लिए, लेकिन वह तुम्हें अक्षय के साथ देखकर खुद का कंट्रोल भूल गई और उससे वह गलती हो गई जिसकी वजह से मायन ने उसके साथ इतना बुरा वक्त किया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तो मैं तुझे चैन से जीने दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हाँ, अर्शी का पता मैंने बताया था। अनिका मान के हाथ से अपने बाल एक झटके में छुड़ाकर रहती है। माँ, जब घर का ही इंसान विभीषण बन जाए ना तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। आज मेरे अक्षय की जो भी हालत है ना, वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और अगर अक्षय को कुछ भी हुआ तो तुम अनिका का वह रौद्र रूप देखोगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आज तक तुमने एक स्वीट मासूम सी अनिका को देखा है, लेकिन असली अनिका से तुम आज तक मिले ही नहीं हो। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अक्षय की जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अक्षय की नजरों में बड़ा ही क्यों न बनना पड़े, क्योंकि अक्षय मुझे तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारी वजह से आज अक्षय की यह हालत है, इसलिए तुम्हारे सारे एहसान खत्म हो चुके हैं अक्षय पर। आज के बाद अगर तुम मुझे उसके आसपास भी दिखे ना तो आई स्वेयर तुम असली एनिका से मिलोगे। वह एक झटके में एक पर से माँ के पैर पर वार करती है और मायन तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। अनिका मायन की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी औकात है। और आज मैं समझ गई कि उसे दिन पूजा ने जो तुम सबके सामने मुझसे कहा वह सब तुम्हारी मर्जी से कहा था, समझे तुम। अनिका जल्दी से लिफ्ट में भागती है और वहां से सीधे अक्षय के फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब वह अक्षय के फ्लोर पर पहुंचती है तो वह बॉडीगार्ड्स को देखकर वह सबको अपने पास आने का इशारा करती है और कहती है 5 मिनट या इंतजार करो, मैं भी आता हूं। और वह बात के अंदर जाकर उसे जल में से 7 बूंद लेकर अक्षय के मुंह में डाल देती है और उसे फूल को अक्षय के सिर के नीचे रख देती है। एक नजर अक्षय को देख उसके माथे को चुनकर आईसीयू से बाहर आ जाती है। अनिका बाहर आकर फोन 15 बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता लग चुका है कि अर्शी का पता सुमित को किसने बताया था। सब लोग असमंजस में अनिका की तरफ देखते हैं तो वह कहती है, माँ ने, क्योंकि माँ मुझे बदला लेना चाहता था कि उसकी बहन की शादी अक्षय से ना हो सकी, और आज के बाद मान या मान की फैमिली का कोई भी मेंबर अक्षय के वार्ड के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए पढ़ने। और हाँ, अक्षय के होश में आने से पहले मायन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो, क्योंकि अक्षय ऐसे ही मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अनिका की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं और अनिका सब की तरफ देखकर फिर से उसे ब्रांच पर बैठकर अक्षय की होश में आने का इंतजार करने लगती है। तभी पार्ट के अंदर अक्षय के हाथों में हल्की हल्की हलचल होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें फड़फड़ाना लगते हैं। तभी आईसीयू में मौजूद नर्स ये देखी है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अक्षय को चेक करके बाहर आकर अनिका को बोलते हैं, मैसेज राजपूत, मिस्टर राजपूत को होश आ गया है, आप मिल सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद। तब तक हम उन्हें विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उनका अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने मन में उन बाबा जी को और माताजी को धन्यवाद देता है और अक्षय के बाद में शिफ्ट होने का इंतजार करने लगती है।